अब कैसे दिख गए सर? सुनो भाई। नमस्ते सर। नमस्ते। आवाज आ रही साहब मेरी? आ रही है सर। चलो यार, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ जाने दो, 2-4 मिनट और वेट कर लो। 2-4 बच्चों को और आ जाने दो, सर बाकी सब पेपर को लेकर डर लग रहा है। पेपर ऐसा को लग रहा लेकर है डर जैसे लग कुछ रहा भी है। याद नहीं, कुछ भी नहीं तो कल आता, भी मैं सिलेबस क्लास में कुछ लूंगा, भी नहीं और आता। कल मैं क्लास लूंगा तो कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। 70-80 टॉपिक बता दूंगा, अच्छी तरह आराम से कर लोगे 7-8-10 दिन में। 70-80 टॉपिक में पक्का बता दूंगा 100% कल। और आज भी कुछ टॉपिक लिखवा के जाऊंगा मैं। कल भी वही पढ़ना, आज भी वही पढ़ना। नमस्ते सर। नमस्ते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दो दिन जी आने सर। वाले टाइम पे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, तो मैं 70-80 टॉपिक तुमको लिखवाऊंगा, पूरा एग्जैक्ट वही टॉपिक बताऊंगा कि जो पेपर में सिर्फ आएगा ही आएगा। मतलब फालतू, मतलब इतने लास्ट तक टाइम तक पहुंचते पहुंचते पढ़ते हो तो दिमाग बहुत खराब होने लगता है, ऐसा लगता है होच पोच हो रहा है सब। ठीक है, और कॉन्फिडेंस तो गिर जाता है जो बच्चा बहुत लंबे समय से जी तैयारी सर, कर रहा यही हो होगा। रहा है। ऐसा लगेगा कुछ भी याद नहीं है, कि सब कुछ तो पढ़ा हुआ था, सब कुछ भी याद नहीं है। धीरे धीरे एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते ऐसा ऐसी हालत हो जाती है। और ये किसी भी एग्जाम में पहुंचते पहुंचते होता ही है। ठीक है, अगर तुमको इस तरह का डिमोटिवेशन हाँ सही लगातार बात। डेली का डेली आ जा रहा, फिर तो बड़ी बड़ी समस्या। लेकिन ये कभी कभी आ रहा तो फिर टेंशन नहीं है। वो तो पार्ट है उसका। आप समझ रहे हो? तो मैं कभी कभी ऐसा लग सत्तर रहा है जैसे कुछ सत्तर भी नहीं मैं आता। बोल तो रहा हूँ। अरे सुन, 70-80 टॉपिक जो है मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं कुछ कल लिखवा दूंगा, कुछ आज बता दूंगा। सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा कि इस एरिया से यही चीज फोकस करके जानी है। जैसे मैंने हिंदी से भी आपके लिए कुछ टॉपिक निकाले थे, मैंने सोचा मैं भेज दूंगा। ठीक है, भेजने से ज़्यादा बढ़िया मैं समझा दूंगा कि यहाँ इस एरिया पे फोकस करना चाहिए। लास्ट टाइम पे जाते जाते इसी एरिया पे फोकस कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहोगे, क्योंकि पेपर में तो 100 ही सवाल आएंगे। समझ में आया? और इतना तो मेरा अनुभव है ही कि मैं किसी जी सर। एरिया को देख के बता सकूं कि यहाँ से इस एरिया से सवाल आ सकता है। इतना प्रोडिक्शन लगता है मेरा। 99-98% इनमें तो आराम से लग जाता है, छोटे मोटे पेपरों में। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ तुमको? ठीक है। जी सर। हाँ, तो ये ज़्यादा सर टेंशन। हाँ बोलिए 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 बोलिए, आप भी बोलिए। सर अगर हम स्टार्ट से स्टार्ट करें तो पॉसिबिलिटीज हैं कि उत्तराखंड पीसीएस क्लियर होगा। हाँ, देखो, अगर उत्तराखंड का जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तो उत्तराखंड का प्रीलिम्स का मैं 7-7 8-8 दिन में एक सिंगल सब्जेक्ट खत्म करवाऊंगा, और एक सिंगल पेज का नोट्स दूंगा आपको। एक चैप्टर पे एक पेज का नोट्स। अभी आपके पास जो नोट्स पहुंचा है वो बहुत लेंथी है, आपने बनाया ही नहीं होगा। शॉर्ट नोट तो नहीं बनाया होगा, तो मैं खुद बना के दूंगा, तो आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि जब मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मैं खुद पे ट्रस्ट करता हूं ना। आपको पता है मैं जी सर। क्वालिटी पूरी 7-8 दिन में खत्म करवा दूंगा, खुद बोर्ड पे खड़ा होके। और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, एक भी क्वेश्चन, एक भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये जब है, जब मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आ सकता। सारी किताबों को कवर कर ले जाऊंगा, सारा लूसेंट, सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब देखो, जब मैं पढ़ाऊंगा ना, जैसे प्रीलिम्स नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद क्वेश्चन मिलाना। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन से बाहर से आ जाए। 135-35 40-40 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से मेरे पढ़ा हुए से। अभी मैं पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? अब तो टेंशन मत लो, एकदम हिम्मत नहीं हारनी है कि अभी रुकेंगे तो प्रीलिम्स हो जाएगा। आराम से होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हारा नहीं होगा तो फिर किसका होगा? किसके लिए बनाया है? पेपर में कितने सवाल आते हैं, जो आते हैं वही पढ़ लो ना। अभी मैं कह रहा हूं तुमको, जिन बच्चों का वीडियो का पटवारी का एग्जाम है, मैं उनको 70-80 टॉपिक आराम से बता दूंगा। अभी इन पे ही फोकस करो। लास्ट टाइम पे जाते जाते सब कुछ नहीं पढ़ते हैं। आप उठाओगे किताब, ऊट पटांग सब कुछ पढ़े जा रहे हैं एक साथ, होगा ही नहीं तुमसे। हवा ही नहीं आएगी तुमको। लास्ट तक जाते जाते इंपॉर्टेंट टॉपिक दिमाग खुद सिलेक्ट करने लगता है। नहीं कर रहा है तो समस्या है। समझ रहे हो? कि दिमाग को प्रॉम्प्ट दो, सवाल तो ही आएंगे। जिससे चैप्टर को लेकर टेंशन नहीं हो, मत पढ़ो उसको, आगे बढ़ो। तो दिमाग को इस तरह का तुमको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि मेरे को सिर्फ अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं जो भी पेपर में आएंगे। आपको आवाज आ रही मेरी? मैं क्या कह रहा हूं? जी सर, आ रही है। हाँ, किसी भी एग्जाम की यही रणनीति होती है लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, कि लास्ट टाइम पे तुम सिर्फ वही चीज पढ़ो जो पेपर में आएगी। बात खत्म। समझ रहे हो? ठीक है, अब हम चले करंट अफेयर की तरफ। फिर आप सवाल पूछ लेना, जी सर। बीच बीच में डिस्कस करते रहोगे तो अच्छा बना रहेगा, माहौल बना रहेगा। क्योंकि ये पेपर में तुमको लोअर में भी काम आ जाएगा, अपर में भी काम आएगा, आगे जो 1-2 एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी काम आएगा। और ये इस पेपर में तो काम आएगा ही आएगा ये। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने स्टैटिक्स पार्ट को भी कवर किया उत्तराखंड के जोड़ के। ये केवल उत्तराखंड का ही करंट अफेयर नहीं है, उत्तराखंड का स्टैटिक्स पार्ट भी मैंने इसको कवर किया है, कि जहां उसके जो उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी इसके अंदर डाले शॉर्ट नोट्स के अंदर। आपको आवाज आ रही है मेरी?
आ रही सर। हाँ, तो आज मेरे पास 10-12 के आसपास पेज है। वैसे तो मेरे को मूवी देखने जाना था अभी, ठीक है, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा पढ़ा ही लेता हूँ, छोड़िए। रहने दो सर, घूम के तो अभी आप आ रहे हो। ठीक, तो हम कल भी मिलेंगे। कल की क्लास में हम करंट अफेयर देखेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे, पता है कल की क्लास में हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, भारत का बजट पढ़ेंगे। कल की क्लास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको समझ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। सर। ठीक, तो यहाँ मतलब जो जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसी को फोकस करो, फालतू। और सेंसस पढ़ेंगे, सेंसस मतलब जनगणना, ठीक है। हेलो, जनगणना मतलब जो नई वाली आई है उससे सवाल बन सकते हैं। और कुछ भी इंपॉर्टेंट एरिया में बताऊंगा आपको। हिंदी का भी कुछ खास एरिया, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, इस तरह करके आपको परेशान कर रहे होंगे क्वेश्चन ही है, समझ में आया? तो कुछ खास एरिया तो मैं देके चले जाऊंगा आपको। मैंने कहा ना 70 से 80 टॉपिक है, सब्जेक्ट वाइज लिखवा दूंगा, उसी में फोकस करो बस, फालतू मत पढ़ो, ऊट पटांग चीजें मत पढ़ो। लास्ट तक टाइम तक आते थे बुद्धि खराब हो जाती है पढ़ते पढ़ते। कहां तक पढ़ो, कितना रटोगे उसको, समझ रहे हो? और बताओ, कुछ नया ताजा, कुछ बताओ। सर अच्छा लगा आपको देख के, मोटिवेशन आ गया, नहीं तो बहुत डिमोटिवेट हो गए थे। क्या अब तक भी तुम यार किस एज में आके तुमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है? मजदूर आदमी हो तुम, नहीं सच बता सर, रहा हूँ मैं तुमको। आप समझ नहीं रहे सर आप। एक होता है ना, एक गुरु गुरु होता है। तो गुरु क्या 24 घंटे साथ रहेगा तुम्हारे? पढ़ना तो भाई तुमको खुद ही पड़ेगा। वो तो बताएगा, हाँ इस तरह, हाँ वो कह सकते हो, थोड़ा पॉजिटिविटी तो आती है माहौल में जाने से। वो मंदिर में जो मूड बिल्कुल होता है, आई है सर। मंदिर में जो मूड होता है वो किसी किचन में जाके नहीं होता है। किचन में अलग मूड होगा, मंदिर में अलग मूड होगा भाई, वो कह सकते हैं बस साइकोलॉजिकल गुरु इफेक्ट। गुरु होता है। चलिए, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं नोट्स भेज देता हूँ, तो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा पढ़ाई की बात करते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ाया था। आज ही क्लास में हम कोशिश करेंगे पूरा करंट अफेयर खत्म कर ले जाए, ठीक है। बहुत जरूरी है, स्टैटिक्स पार्ट भी मैंने को कवर कर लिया, तो थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा तुमको कैसे कवर करना है इसको। 3 महीने का करंट अफेयर है, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का। बस अप्रैल तक ही बहुत है, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें कुछ खास घटनाएं हुई हैं, इसको भी देख लेते हैं साथ साथ। आप रेडी हैं या खुद पढ़ लोगे? नोट्स भेज दो या समझाऊं? समझा दो सर। समझा दीजिए। क्या मतलब चलो चाहती है रानी एक बदमावती? तो सर आप इतने दिनों बाद आ रहे हो, नहीं सर, एक तो आप इतने दिनों बाद आ रहे हो, उसमें भी कह रहे हो कि मैं नोट्स भेज दूं पढ़ लो। क्या बात होती है सर ये? प्रीति जी को गुस्सा आ गया जी बात। क्या कह रहा भाई विशेष? दोनों बहन भाई बताओ, प्रीति और विशेष, क्या कह रहा भाई? सर मैं कह रहा जी प्रीति जी को गुस्सा आ गया इस बात पर। ओहो प्रीति जी, अबे मैं मुझे भी जी बोल रहा कभी ये, प्रीति जी। जी गुरुदेव। चलो यार, टाइम नहीं खराब करते, टाइम कम है। कितनी अच्छी जिंदगी है यार तुम्हारी, है कितना मजा ले रहे हो तुम, पढ़ रहे हो, शांति से घर में बैठे हो, वाह। सर शांति से घर वालों के ताने सुन रहे हैं, इसी में बहुत तो अच्छी मजा, जिंदगी चल रही है। यही तो लाइफ है। नोट्स अरे भेज रहा सर, हूं, देखिए तुम्हारे पास कुछ आया क्या, देखो ध्यान से। दिल चीज क्या है आप मेरी जान, आ गया। जी सर। आ गया ना नोट्स? जी सर। बस थोड़ा शांति से बैठ जाओ, बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी तुम्हारे। मैंने बहुत सारा डेटा बना रखा है इसके अंदर। कितने पेज हो देखो इसके अंदर, कितने आपके अंदर पीडीएफ के अंदर देखना कितने पेज है। 12 पेज है इसके अंदर, ठीक है। हो सकता है आधी क्लास कर लेनी पड़ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितना होगा कवर करेंगे। और मैं जो मैं बताऊंगा फिर उसके बाद तुम करना घर जाके इसको, ठीक है। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक, थोड़ा खुश रहा करो यार, बहुत दुखी रहते हो। कितने सड़े सड़े हुए मैसेज करते हो, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, लगता है बर्बाद हो रहा है सब। ये क्या है, मतलब कौन सी दुनिया में रहते हो? एक मूवी देखना, बता रहा हूँ तुमको, द परफेक्ट डेज, जापान के टोक्यो में बनी है, इंग्लिश में है मूवी वो। एक आदमी टॉयलेट साफ करता है, वो इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है,
तुम देख के हैरान हो जाओगे, मेरा दिमाग चेंज हो गया उसको देख के। 2023 में बनी थी वो, पता ही नहीं क्या करना चाहते हो। चलो चले, हेलो आवाज आ रही? आ रही सर। ठीक है चलिए, ये पहले नंबर पे हमारे पास देखो पहले नंबर पे हमारे पास क्या न्यूज़ है हमारे पास। उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड था ना, देखो उत्तराखंड की गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है। उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड था उसको कर दिया गया कोलैप्स, उसको कर दिया गया समाप्त, हटाओ उसको, इसकी जगह एक नई अथॉरिटी बनाई। वही ये बस नाम बदल देना है और एक नई अथॉरिटी बनाई। उस अथॉरिटी का नाम बता रहा हूँ, अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण बनाया। प्राधिकरण मतलब मदरसा बोर्ड अब काम नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल करे जाते जितने मदरसे इस मदरसे बोर्ड के द्वारा, उसमें कुछ कमियां थी खामियां थी, उसके स्थान पर जो नई अथॉरिटी नया प्राधिकरण बनाया उसका नाम बताने जा रहा हूं। उसका नाम है राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। हमारे पास टिक मार लो, पूछा जा सकता है। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है इसमें, जो हमारे पास जो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया SMEA लिखा हुआ ना, दिखाई दे रहा? नोट्स के अंदर देखते चलो, दिखाई दे रहा जी भाई? हाँ ना बोल दिया करो यार, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो। उसके बाद इस जो हमारे पास ये अथॉरिटी बनाई गई, इसके एक अध्यक्ष बनाएंगे डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी। रट्टा मार लो, पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है हमारे पास ये। डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी है, इस अथॉरिटी के अध्यक्ष बनाए गए। मदरसा बोर्ड हो गया समाप्त, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी लगातार चेंज हो रही है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ ना मुझे क्या दिखाई दिया, मैं इस अथॉरिटी को देख के, इस प्राधिकरण को देख के चला गया भारत के संविधान में। अब मैं भारत के संविधान में जब जाता हूं तो मुझे 2 आर्टिकल दिखाई देते हैं, एक अनुच्छेद 29, एक होता है 30 हमारे पास। मैंने कहा था ना मैं जोड़ जोड़ के पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने नीचे लिखा हुआ देखो, मैंने कितनी मेहनत की है नोट्स में, समझ रहे हो? ठीक है, मुझे लगा कि ये चीज इससे रिलेट करती है, ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो? ठीक है चलिए, तो डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी इसके अध्यक्ष बनाए गए। अब एक अनुच्छेद हमारे पास आर्टिकल AIRT में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आर्टिकल है 29। तो मुझे लगता है इसी पेपर में सवाल आ सकता है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोनों को समझते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, ये उसी से टच था तो चर्चाओं में आ गया। ये क्या कहता है इसको समझ लो, समझ में आया? क्योंकि मुझे लगता है यहां इसका उल्लंघन हो रहा है। अगर आप मदरसा बोर्ड समाप्त कर दे रहे हो, उसके स्थान पर एक नई अथॉरिटी लेके आ रहे हो, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, स्टेट हमारे पास स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी हमारे पास, ये लेके आए, उसके अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी को बनाया गया। आप समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं अनुच्छेद 29 क्या कहता है। ये कहता है कि आपका कल्चर हो, यानी संस्कृति हो, आपकी भाषा हो, आपकी लिपि हो, आप मतलब जो हमारे पास यहाँ समुदाय होगा, उसकी कौन सा समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, उसकी खुद की संस्कृति, उसकी भाषा, यानी उसका कल्चर हमारे पास, उसकी भाषा और उसकी लिपि होगी, स्टाइल हमारे पास, इनको संरक्षण करने का अधिकार होगा उस पूरे समुदाय के पास जो यहाँ कम मात्रा में है, जो जिनकी संख्या कम है। जैसे हमारे पास मुस्लिम लोग, समझ में आया नहीं बात ये? इनके लिए, और भी ईसाई लोग भी, सिख लोग भी हो गए, वे क्या कर सकते हैं, अपनी संस्कृति बचा सकते हैं, अपनी भाषा को बचा सकते हैं, अपनी लिपि को बचा सकते हैं। ये अनुच्छेद 29 कहता है, समझ में आया नहीं? उसके बाद जो तीसरा है, अनुच्छेद 30 है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अल्पसंख्यक जो हमारे पास माइनॉरिटी होती है, हमारे पास अल्पसंख्यक होते हैं हमारे पास, ये अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अभी जो हमारे पास जो मदरसा बोर्ड हटाया गया, वो अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करता है। मुझे ऐसा लगता है इसको कोर्ट में खींच के लेके जाया जाएगा। क्यों? बेस क्या है इसका? अनुच्छेद 30 का उल्लंघन हुआ। तो मैंने तुमको बता दिया अनुच्छेद 29 में क्या लिखा हुआ, 30 में क्या लिखा हुआ। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि आप अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि बचा सकते हो। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? 30 कहता है हमारे पास अल्पसंख्यक जो होंगे हमारे पास, उनको शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का, स्टैब्लिश करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 कहता है। आपको बात समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? समझ में? ये जो मदरसे बनाए गए थे इसी अनुच्छेद 30 के बेस पे बनाए गए थे, इसी के आधार पर बनाए गए थे। आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो उत्तराखंड की जो सरकार है ना, वही ऊट पटांग तरीके से काम कर देने, पता ही नहीं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा जानकारी नहीं है ना, समझ में आया? चलिए दूसरी, उसके बाद है दूसरे नंबर की न्यूज पे हमारे पास। ये दूसरे नंबर की न्यूज है, वन लाइनर न्यूज है, आपसे पूछा जा सकता है। करना क्या है आपको पता है ना, क्या करना है? मैं आपको फरवरी का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। जैसे ही फरवरी का करंट अफेयर खत्म होगा, अब तुरंत अभी भी आप जाओगे सीधा ऐसे डाल लोगे उत्तराखंड फरवरी करंट अफेयर के MCQ क्वेश्चन, और उसको सिर्फ देखने हैं। ये नोट्स सामने रखने हैं प्रिंट करवा के, समझ में आया? सिर्फ देखना है, सर ने ये तो पढ़ाया हुआ, ये वाला क्वेश्चन सर ने पढ़ाया, एक दो उठ पटांग सा दिखाई देगा, उसको उठा के लेके लेना। ये काम आएगा, PCS तक भी काम आएगा, लोअर PCS तक भी, RO तक भी काम आएगा। एक साल का पूरा करंट अफेयर आपको मैं तैयार करके दे रहा हूं, समझ में आया? विद स्टैटिक्स। हेलो हाँ जी, यस सर। हाँ ना बोलते अगर यार, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जिंदा हो, मर गए, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम।
ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास एक लड़की है, उसका नाम है हमारे पास प्रतिभा थापियाल, ये देहरादून की है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 16वें नंबर की राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें गोल्ड मेडल जीता उसने। समझ में आया, 16वें नंबर की राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल लेवल पे क्या हुई, महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें प्रतिभा थापियाल का नाम है। पेपर में आया कि किसने 16वीं राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता, उसका नाम प्रतिभा थापियाल है, देहरादून की रहने वाली। टिक मारना, आगे बढ़ जाना। मैं फालतू का उठ पटांग नहीं पढ़ा रहा हूं, सारा नहीं आएगा पेपर में, 3-4 सवाल आ जाएंगे, ज्यादा पेपर वाले का दिमाग घूम गया 10-12 सवाल दे देगा। समझ में आया, लेकिन जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम है उसमें तो कम से कम 10-12-15 सवाल, 20-20 सवाल, 30-30 सवाल भी दे देगा वहां से। समझ में आया, यूके ट्रिपल एससी वाला भी पेपर में एग्जाम भी दे सकता है, कम से कम 7-8 सवाल की तो पॉसिबिलिटी बनी रहती है, हो सकता है कभी कभी तो 10-12 सवाल भी दे देगा। तो क्या करोगे तुम, इसे पढ़ लो अच्छी तरह तमीज से। दूसरी नंबर की न्यूज क्लियर होगी, इतने तब इसका। तीसरे में चलो, उत्तराखंड के प्रसिद्ध यात्रावत एक लेखक है हमारे पास, अभी इनकी मृत्यु हुई है। ये क्या करते हैं, लेखक का नाम तुम्हें बता रहा हूं, मैंने लिखा हुआ इनका नाम देखो, ह्यूज, कुछ किताबों में ह्यूज भी लिखा हुआ, गेटजर हमारे पास, गेटजर, इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें छापी है। हिमालय पे पति पत्नी दोनों साथ में घूमते थे, यात्रा करने का बड़ा शौक था, हिमालय पे बहुत ज्यादा लिखा। मंसूरी के यहीं के रहने वाले थे, मसूरी के रहने वाले थे। इनको उनको पद्मश्री भी मिला हुआ, पद्मश्री भी शायद इनको मिला हुआ, बहुत अच्छा अवार्ड मिला हुआ इनको पहले थे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा किताबें लिखी। इनका निधन हो गया, पूछ सकता है किसका निधन हुआ है अभी, समझ में आया। इनका नाम रट्टा मान लो, क्या नाम है, ह्यूज गटेजर नाम है इनका, मंसूरी के रहने वाले थे। किस पे लिखते हैं, ये लिखते हैं यात्रा पे, पति पत्नी दोनों यात्रा करते थे। अभी इसकी मृत्यु हो गई हमारे पास। उत्तराखंड के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक पद्मश्री मिला हुआ इनको, मैंने कहा था ना पद्मश्री मिला हुआ इनको। इनका निधन हो गया, सीधन नहीं है, निधन है, सही कर लेना इसमें। तीसरे नंबर की न्यूज क्लियर हो गई, चौथे नंबर की न्यूज पे जाओ। आवाज आ रही है मेरे साथ? यस जी सर। ठीक, समझ में आ रहा ना तुमको? जी ठीक, जी सर। 2 दिन का हमने फेस्टिवल मनाया, बर्ड फेस्टिवल। बचाओ यार पक्षियों को, अपनी जैव विविधताओं को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है हमको। तो क्या करना हमको ये करना कि हम, आवाज आ रही ना, बर्ड फेस्टिवल मनाया गया हमारे पास। पूछे कहां मनाया गया, हमारे पास फरवरी के महीने में कोटद्वार में मनाया गया। समझ में आया, पूछे तो कभी को बहुत कम पूछ सकता है, कम चांस है। आया था सामने, लिख दिया मैंने। उत्तराखंड का रेल बजट का फंड टोटल पूछ सकता है, रेल बजट 4,954 करोड़। क्यों लिखा मैंने, जब केंद्र सरकार ने सेंटर की गवर्नमेंट ने बजट बनाया पूरे भारत का, उसमें उत्तराखंड का रेल बजट अलग से निकाल के लिखा। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उत्तराखंड में बहुत काम चल रहा है रेल को लेकर। जब चल रहा है काम तो इंपॉर्टेंट हो गया। 4,954 करोड़ रुपए, ये थोड़ा पैसा नहीं है। अगर कंपेयर करूं ना हिमालय राज्यों में हमारे पास, उससे ये क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश से, उससे लगभग कई गुना ज्यादा पैसा है। समझ में, कई गुना ज्यादा पैसा है उससे, 16 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको, 15 गुना से ज्यादा पैसा। समझ में आया, तो बहुत पैसा मिला उत्तराखंड को रेल बजट अलग से। तो मेरे को डर है इस बात का कि इस पे पर्सन पूछ सकता है कि उत्तराखंड का रेल बजट, उत्तराखंड का जो रेल बजट का पैसा निकाल लगा है सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा, वो कितना है। ये 4,954 करोड़ है, क्योंकि फरवरी के महीने में बजट पेश होता है, आपको पता ही होगा। हेलो, मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, कैच कर लेना, ठीक है। पिछले साल से 128 करोड़ अधिक, कितना पैसा लगा रहे देखो उत्तराखंड का। ये हो गया हमारे पास। उत्तराखंड के शिक्षा बजट में 8.27% की वृद्धि हुई शिक्षा बजट में, पूछ सकता है। कल मैंने ग्रुप में एक वो भेजा था तुमको, ये पिछले साल पेपर में सवाल ही पूछा था। पिछली बार जो पेपर हुआ था ना आपका, उसमें पूछा था परसेंटेज की, शिक्षा पे कितना पैसा खर्च किया गया, स्वास्थ्य पे कितना पैसा खर्च किया गया, उसको उठा के लिख लेना। वैसे मैं कल भी पढ़ाऊंगा बजट में पूरा पढ़ाऊंगा, इंडिया का भी पढ़ाऊंगा और यहाँ का भी पढ़ाऊंगा, उत्तराखंड की इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा, और क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं, सेंसस पढ़ाने वाला हूँ, जनगणना हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे चलिए, छठे नंबर की न्यूज पे जाए हमारे पास। उत्तराखंड के साहित्यकार है हमारे पास, नाम है अनंत श्रीवास्तव हमारे पास। दिल्ली के लिटरेचर फेस्टिवल का 14वां संस्करण था, इनको अवार्ड मिला, बेस्ट ऑथर का अवार्ड मिला इनको, बेस्ट ऑथर का अवार्ड मिला। उत्तराखंड के रहने वाले हैं, नाम है अनंत श्रीवास्तव, रट्टा मान लो। अनंत श्रीवास्तव को क्या मिला, दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल का 14वें संस्करण का अवार्ड मिला इनको। कब फरवरी के महीने में। पूछ सकता है, ऐसे उठ पटांग नाम पूछ सकता है लिटरेचर के मामले में, लिटरेचर मतलब साहित्य के मामले में, अच्छा लिखते हैं, ठीक। चलिए 7वें नंबर पर जाए हमारे पास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शारदा कॉरिडोर, ये हमारे पास शारदा कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। इसमें 3300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, शारदा कॉरिडोर बनाएंगे हमारे पास। कहां है, चंपावत में। ये बनाएंगे कितने, 3,300 करोड़ रुपए लगाकर शारदा कॉरिडोर बनाएंगे। है क्या है, 3 माह में पूर्णागिरी, तुमने कहा पूर्णागिरी का मेला लगता है, तो ये चाह रहे कि पूर्णागिरी के मेले को ना साल भर चला जाए।
3 माह छोड़ो यार, साल भर चलाओ उसको, क्योंकि वहां लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। तो सरकार वहां शारदा कॉरिडोर बना रही है और उस पूरे एरिया को डेवलप कर रही है ताकि लोगों की आवाजाही बनी रहे और वहां के लोगों की अर्थव्यवस्था चलती रहे। आपको समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं आपको? हेलो, यस सर। जी ठीक है, सर। जी चलिए उसके बाद जी सर। 8वें नंबर की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो। क्यों कह रहा हूं स्टार लगा लो? आ जाओ, यहां लिखा हुआ विंग इंडिया 2026 में विमानन पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड। अब बताओ कि कितने एयरपोर्ट है हमारे पास? एक जूली ग्रांट एयरपोर्ट हो गया, एक पंतनगर वाला हो गया हमारे पास, चिनियाली सोड हो गया हमारे पास, ये 4-5 एयरपोर्ट मान लो अच्छी तरह। तो ऐसा मानना है कि भारत का कि सबसे अच्छा जो फ्लाइट के लिए इकोसिस्टम पूरे भारत में बना हुआ, फ्लाइट के लिए इकोसिस्टम कि फ्लाइट का आवाजाही आज तक की फ्लाइट क्रैश ना होना। अबे ये तो देख लो बेवकूफ आदमी, एक एयरपोर्ट है यहां से, इसमें कहां फ्लाइट क्रैश हो जाएगी? वहां कभी कभी का फ्लाइट उतरती, वहां की फ्लाइट भी नहीं मिलती। और इसी को तो इसको नहीं मिलेगा तो बेस्ट अवार्ड किसको मिलेगा हमारे पास? मतलब अच्छा इकोसिस्टम, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा है कौन? किसको? विमानन को। विमानन मतलब एविएशन को, हमारे पास एविएशन सेक्टर के लिए सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है किसको? उत्तराखंड को हमारे पास। बात क्लियर हो गई मैं क्या कह रहा हूं? नाम है देखो, विंग इंडिया 2026 विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। और एक बात बता रहा हूं तुमको, जब भी पेपर में तुम्हारे पास कोई सवाल बना है, सवाल बनाने हैं उसको 100 और 100 सवाल बनाने हैं और एक चैप्टर से लगभग 1-2 ही सवाल डालता है, तो किसी ऑप्शन में अगर उत्तराखंड हो ना, इनमें से किसका स्थान कौन सा है, उत्तराखंड मार के आगे चल दिया करो। दूसरे स्टेट का क्यों पूछेगा? उत्तराखंड का पेपर देने जा रहे हो, मतलब कॉमन सेंस वाली साइकोलॉजी है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं तुमको? चलो आगे पेपर करने के फंडे बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें, ठीक है? उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? 5-7-10-15 क्वेश्चन तो वैसे ही कर ले जाओगे, पेपर करने का तरीका पता हो तो। आधे बच्चे तो पता क्या होता है, पेपर में बैठे नहीं 10 क्वेश्चन गलत करिए आए, आते थे 10 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाता है उसका, 5 क्वेश्चन गलत कराए। एक पेपर पूरी दुनिया थोड़ा ही ना होगा, एक पेपर पूरी दुनिया होगा, कुछ उससे भी बेहतर है जो इंतजार कर रहा है, आपको पता ही नहीं। चलो 90 नंबर की न्यूज, उत्तराखंड समग्र शिक्षा अभियान के तहत 544 नए विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। 544 ने, ये समग्र शिक्षा अभियान का मतलब क्या है? समग्र शिक्षा मतलब सब पढ़े सब बढ़े। 500 इसमें लिखा उत्तराखंड समग्र शिक्षा के तहत 544 नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा। ये व्यावसायिक शिक्षा, अरे यार बिजनेस मॉडल लागू करेंगे 544 हमारे पास नए विद्यालयों के अंदर, स्कूल के अंदर। अब बनाएंगे तुमको उद्यमी। उद्यमी मतलब तुम्हारे एंटरप्रेन्योर हमारे पास, तो उद्यमी मानसिकता बनाएंगे तुम्हारी। समझ में आया? लागू करेंगे आज, 10 साल बाद होगा। समझ में आया? तुम्हारे बच्चों के बच्चे मजा लेंगे इसका। ठीक है, करते रहो भाई, कोई बात नहीं। 10वें नंबर पे जाओ, लैब ऑन व्हील हमारे पास, ये पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पे। समझ में आया क्यों कह रहा हूं मैं? समझ लो। धामी जी ने क्या किया, कौशल विकास को मतलब स्किल बढ़ाने के लिए धामी जी ने छात्रों में कौशल विकास और व्यवहारिक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल पहल शुरू करी है। ये मोबाइल पहल है एक प्रकार की, ताकि लोगों के अंदर डेवलप, इसको डाउनलोड कर लेना, लैब ऑन व्हील को हमारे पास, तुम चाहे तो इससे तुम स्किल सीखोगे। कहाँ यार पूरे दिन बैठ के शॉर्ट रील ये वगैरह देख रहे हो? लैब ऑन व्हील को डाउनलोड करो और स्किल सीखो, और उसी स्किल का इस्तेमाल करो अपने देश को बनाने में, अपने राज्य को बनाने में। ये लैब ऑन व्हील स्टार्ट करिए धामी जी के द्वारा। किससे संबंधित है हमारे पास? AI से, उद्यमिता से, हमारे पास कौशल विकास से संबंधित है हमारे पास। ये आवाज आ रही ना आपको मेरी? यस सर। ठीक। 11वें नंबर का हमारे पास देखो, 11वें नंबर का संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है हमारे पास, चैंपियन संतोष ट्रॉफी। अच्छा ये क्या है हमारे पास? इसमें उत्तराखंड का स्थान तो 5वां आया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ये पता होना चाहिए आपको। इसमें असम को प्रथम स्थान, पहला स्थान बंगाल को मिला। समझ में आया नहीं? उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 5वां है। और ये कहां खेला गया मैच? ये खेला गया असम के अंदर हमारे पास, ये फुटबॉल वाला। उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? इसमें 5वां है। पहला स्थान किसका है? बंगाल का है हमारे पास। समझ रहे हो? उसके बाद आ जाओ 12वें नंबर पे हमारे पास, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026। फरवरी की न्यूज पढ़ रहे हैं हम, याद रखना। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026, उत्तराखंड के खिलाड़ी हमारे पास आदर्श सिंह, आदर्श सिंह हमारे पास, नाम याद रखना, ऊपर लिखा हुआ, कट करके मैंने लिखा हुआ आदर्श सिंह हमारे पास। इन्होंने फिगर स्केटिंग में नेविस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल हमारे पास। ठीक, ये क्या होता है हमारे पास? ये फिगर स्केटिंग हमारे पास, देखिए बर्फ पे चलने वाले जूते से पहन लेते हैं और उल्टे सीधा घूमते फिरते रहते हैं। लेह लद्दाख में हुआ है, और उन्होंने जाके, ये आदर्श सिंह नाम है, उत्तराखंड के रहने वाले, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं तुमको? और ये खेल पहली बार ही जोड़ा गया इस वाले हमारे पास, ये इंडिया खेलो विंटर गेम 2026 में। समझ रहे हो?
बाकी जब तुम एमसीक्यू लगाओगे ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा, तुमको लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत टाइम बच जाएगा तुम्हारा। कम से कम दो वीडियो से एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लोगे तुम, दूसरों से रेस में आगे दौड़ोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा कि मेरा कुछ छूट तो नहीं गया, ऐसा लगेगा सब कुछ कवर हो रहा है। आगे चले, 13वें नंबर, पूरे देश में सहकारी समिति के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत हो गई। देखो क्या होती है सहकारी समिति, कोई बताएगा सहकारी समिति क्या होती है हमारे पास? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोई बताएगा क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? हेलो, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हो पता है तुमको? 57वां संविधान संशोधन 2011। कुछ नहीं पता तुमको, मजा ले रहे हो तुम, पढ़ना ही नहीं तुमको। देखो पूरे देश में सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकरण की शुरुआत हो गई और उत्तराखंड में 671, उत्तराखंड से शुरुआत हुई इसकी, उत्तराखंड में 671 समिति को उनका डिजिटलीकरण कर दिया गया। यानी पहले वहां पता क्या हुआ करता था, देखो सहकारी समिति में क्या होता है, तुमने सहकारी बैंक देखे, तुमने सहकारी बैंक देखे? आसपास लोकल में सहकारी बैंक होते हैं जो किसानों को लोन दे देते हैं, समझ में आया? कुछ गिने चुने लोग ही मिलकर उनको चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सारा काम रजिस्टर पे होता था, रजिस्टर पे, अब तक भी काम रजिस्टर पे चल रहा था, समझ में आया? मतलब कंप्यूटर का बहुत मिनिमम यूज हो रहा था। अब क्या किया गया, अब लगाओ सब रजिस्टर लगाओ साइड में, तो बहुत घोटाला हो जा रहा था। आरबीआई के भी आदेश थे कि हम बहुत ज्यादा घोटाला हो जा रहा, क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन हो जा रहा। तो सब चीज में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने के लिए 671 समितियों को अब उनका डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, उनका डिजिटलीकरण कर दिया गया, समझ में आया? सब काम कंप्यूटर से होगा। अब ये उसकी शुरुआत में उत्तराखंड से ही हो जा रही है, समझ रहे हैं? चलो उसके बाद 14वें नंबर की न्यूज पा जाओ हमारे पास। उत्तराखंड, ये इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लो इसको, क्योंकि एक नई स्कीम आई, नई योजना आई। जब भी कोई योजना आती है जिस साल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और सवाल पूछता ही है, इससे याद रखना बात। मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना, इसके तहत क्या होता है, 75% अनुदान मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो लोन भी ले सकते हैं। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुमको, अगर लोन लेना चाहो तो देख लो। मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना, अगर आप लड़की हो, अगर आप महिला हो, लड़की हो महिला हो, अगर आप जाओ हमारे पास, आप जाओ 1 लाख रुपए लेके आओ लोन, तो आपको 75% ग्रांट मिल जाएगा। आपको 25,000 रुपए ब्याज देना केवल। ये कितनी अच्छी स्कीम है, समझ रहे हो? आपको 75% का ग्रांट मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है। आप इसकी स्कीम के बारे में पता करो, पता ही नहीं रहता बच्चों को, तो लड़की हो और महिला हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये 2 लाख तक की परियोजना, 2 लाख तक की परियोजनाओं पर 1.5 लाख तक का अनुदान मिलेगा। अनुदान क्या होता है, ग्रांट होता है, मतलब वो पैसा आपको वापस नहीं करना। 2 लाख का लोन लेने गए थे आप, 1.5 लाख आपको वापस ही नहीं करना, वो आपके लिए फ्री छोड़ दिया। करो तो स्टार्टअप, करो तो रोजगार। नाम क्या है इसका, कितनी परसेंट की, 75% याद रखना। दूसरा क्या है हमारे पास, 2 लाख पर 1.5 लाख, ये भी याद रखना। और नाम याद रखना, मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना। इस स्कीम का नाम हिंदी में इंग्लिश में सेम होता है। चले, हेलो जी सर। बेटे, यहां से भगा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा यहाँ, क्योंकि यहाँ इसमें रेड बटन है, ये हाँ ना का बटन दबा दिया करो, ठीक है? इससे बड़े तो मैं मूवी देखने भाग जाता। कर दिया ना मैंने इंटरटेनमेंट खराब। 15वें नंबर पर जाओ हमारे पास। देश की 5वीं साइंस सिटी बनाई जा रही है देहरादून में, झांझरा में। झांझरा, देश की 5वीं साइंस सिटी बनाई जा रही है देहरादून के झांझरा में। पहली कहां बनी, कोलकाता में, क्या करनाल में, पहली कहां बनी। तो 5वें नंबर की साइंस सिटी हमारे पास यहाँ बन रही है, हमारे पास देहरादून में। देहरादून की झांझरा करके कोई स्थान पड़ता है, ये 5वीं साइंस सिटी यहाँ होगा। जब वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक मॉडल डेवलप करेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। 16वें नंबर की न्यूज पे जाओ हमारे पास। उत्तराखंड का मत्स्यूरी, हमारे पास उत्तराखंड मत्स्यूरी, इसका आयोजन हुआ हमारे पास जापान के, ये इंपॉर्टेंट है, जापान के टोक्यो शहर में हुआ, ठीक है? लक्ष्य क्या है, उत्तराखंड के लोग, देखो कितनी अच्छी बात है, जापान के टोक्यो शहर के अंदर जाके उत्तराखंड की लोक संस्कृति को, उत्तराखंड की संस्कृति को वैश्विक पटल पर दर्शाया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है ये फेस्टिवल जो चला यहाँ जापान के टोक्यो शहर में। और मैं तुमको बता रहा हूँ, थोड़ी पहले एक मूवी का नाम बताता मैं तुमको, क्या था नाम उसका, द परफेक्ट डेज, वो यही जापान के टोक्यो शहर में बनी है। उसको देखना चाहिए सबको, टाइम लगा के जब पेपर दे लोगे ना, जरूर देखना इस मूवी को, बहुत सीखोगे, खुश रहना सीख जाओगे। तुमको समझ में आएगा एक आदमी टॉयलेट साफ करता है कितना खुश रहता है। तुमको लगता है कि तुम्हारी आलीशान जिंदगी होगी, ये होगा वो होगा, हर पल को एंजॉय करो जो भी है तुम्हारे पास। यही तो फंस रहा आदमी। उसके बाद देखो, पता लग गया मैंने क्या कहा तुमको। चलिए, हर्षिता कोहली नेशनल ये प्रेटिज अवार्ड 2026, ये
उत्तराखंड के कुमाऊनी कल्चर को बढ़ावा देने का काम करती है हर्षिता कोहली। 20,000 के आसपास इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है, लेकिन आज इसका जब से इसको अवार्ड मिला है, अवार्ड दिया तुषार मेहता ने। तुषार को जानते हैं? तुषार मेहता, तुषार करके नाम है उसका, तुषार कपूर ने, तुषार मेहता ने, तुषार कपूर ने अवार्ड दिया है इसको, एक्टर है वो। और जब से इसको अवार्ड मिला है तब से इसकी रील भी बदल रही है, और कोई भी इसका इंस्टाग्राम खोल के नहीं देखेगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तब तो इसके हालात बिगड़े बिगड़े नजर आ रहे हैं। चलिए छोड़िए इसको, हर्षिता कोहली। चलिए, कितनी न्यूज हो गई भाई? 17 18 होगी ना? 17 होगी ना? 17 हो गई। चार धाम यात्रा की थीम पूछा जा सकता है। इस चार धाम यात्रा की जो थीम है 2026 की, अतिथि देवो भवा। अतिथि देवो भवा का मतलब घर में आया इंसान भगवान होता है। और क्या लड़कियों की तरह, औरतों की तरह घर में मेहमान आए नहीं, मुंह चढ़ा दिया, चाय बनानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा। अतिथि देवो भवा, इसका मतलब क्या होता है? अतिथि भगवान होता है, भगवान है। हाँ भगवान है। और जब भी हम आपके घर में आए ना, तो चुपचाप 56 भोग बनवा लेना, अपनी शादी का कार्ड भिजवा देना यहाँ। आओ तो सही सर। ठीक है, चार धाम यात्रा की थीम अतिथि देवो भवा है, याद रखोगे ना? अतिथि देवो भवा। मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए ई वाहन राहत ऐप, मेरे को डर है, और ये वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, इसके द्वारा, एक बड़ी संस्था है, वैश्विक स्तर की संस्था है, इसके द्वारा लागू किया गया है, मतलब चलाया गया ई वाहन राहत ऐप। मनुष्य के और जो वन्य जीव है, वनों में रहने वाले जीव, उसके बीच में संघर्ष को कम करा जा सके। उनके बीच में लड़ाई चलती है, पहले ही पता लग जाएगा इस एरिया में जानवर है, तो वहां जाना फिर मना होगा, आवाजाही बंद हो जाएगी। ये अच्छी बात है। क्या नाम है? ई वाहन राहत ऐप। ठीक है, 19वें नंबर की न्यूज क्लियर। 20वें नंबर पे आ जाओ। उत्तराखंड के राज्यपाल है कि देहरादून में सुरक्षा और रणनीतिक चिंतन के लिए नए थिंक टैंक। अब देखो, आप जानते हो कि जो हमारे यहाँ नीति आयोग है, जिस तरह पहले हमारे योजना आयोग काम करता था, अब नीति आयोग काम करता है, तो उत्तराखंड वाले ने कॉपी मार लिया और उसी की तर्ज पर एक वो बनाया है यहाँ पे थिंक टैंक, उसका नाम है भीष्म। क्या नाम है? भीष्म। ठीक है, देखो हमारे पास भीष्म नाम है इसका, भारत हिमालयन इंटरनेशनल, वही है हमारे पास, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच हमारे पास ये बनाया उन्होंने। हमारे पास थिंक टैंक, हमारे पास क्या काम है इसका? ये सुरक्षा और रणनीतिक चिंतन के लिए नए थिंक टैंक भीष्म का शुभारंभ किया गया। किसने किया? उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा किया गया है, याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उत्तराखंड में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, इसका नाम है हमारे पास भारत हिमालयन भीष्म नाम है, शॉर्टकट में याद रखना, टिक मारो, आगे बढ़ जाना। एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओगे ना, पक्का पता लग जाएगा। 2 की स्पीड पे लगाना एमसीक्यू क्वेश्चन, 2-3 वीडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ में आया? ठीक, यूं नहीं है कि मैंने पढ़ाया बस हो गया। इसके बाद जैसे आज भी रात को लेटोगे ना, लेटे लेटे भी लगा लोगे तो तब भी समझ में आ जाएगा, अच्छा ये मास्टर इस पे बात करा दे तो पढ़ा था पक्का। ठीक है, चलो, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाया है ना, ये कई क्लास का, कई पीडीएफ का, जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगा कि ये काम का है और ये फ्यूचर में भी काम का है, लंबे समय तक चलेगा, ये सस्टेन करेगा, ये क्वेश्चन ठीक है अच्छी तरह, और इसका यूज किया जा सकता है, मैंने वही डालना, ऊट पटांग नहीं डालता हूं। समझ में आया? चलिए 22वें नंबर का ऑपरेशन क्रैक डाउन हमारे पास, ये 21वें नंबर का धर्म गार्जियन अभ्यास 2026, ये भी पूछा जा सकता है। धर्म गार्जियन अभ्यास 2026 किसके बीच में? भारत के और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन, समझ में? भारत के और जापान के बीच में हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सेना आपस में जो है अभ्यास करती है, एक्सरसाइज करती है, ताकि भविष्य में अपनी सेना को तैयार रखा जा सके युद्ध के लिए। ठीक है, हुआ कहाँ? चौबटिया में। कौन से नंबर का संस्करण है? 7वें नंबर का। ये कहाँ पड़ता है? रानीखेत में पड़ता है। कब तक चला ये? डेट याद मत रखो बिल्कुल भी, बस चौबटिया रानीखेत, समझ रहे? रानीखेत कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा के अंदर, अल्मोड़ा में पड़ता है ना, या हरिद्वार में पड़ता है? बीच पड़ी में, भादराबाद में, दौलतपुर में। चलिए 22वें नंबर का हमारे पास, 22वें नंबर का ऑपरेशन क्रैकडाउन। ये क्या है? राज्य में बाहरी लोगों का सत्यापन करने के लिए। अच्छा, तुम बाहरी लोग हो? अच्छा बेटा, एक काम करो, बहुत दिन से यहाँ के ठिकाने लगाए हो ना, ये झोपड़ी टेंट वगैरह डाल के, एक काम करो, आधार कार्ड दिखाओ पहले तो तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ, और अपना राशन कार्ड भी दिखाओ, और अपना स्थायी निवास भी दिखाओ, और सब दिखाओ, जब यहाँ उत्तराखंड में डेरा डालना। बहुत हो लिया तुम्हारा। ये ऑपरेशन क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया ताकि बाहरी लोगों का सत्यापन करा जा सके, वेरीफाई करा जा सके। समझ में आया? वो बात अलग है, कांग्रेस की सरकार आरोप लगा रही है कि एक प्रकार का वोट काटने का एक जरिया है, ये है वो है, फलाना ढिमका, इसको छोड़ो। ऑपरेशन क्रैकडाउन याद रखोगे?
ऑपरेशन करेक्ट डाउन का काम क्या है? ये है कि राज्य में जो बाहरी लोग आए हैं, बसे हैं, ठीक है, उनको वेरीफाई करने, उनको सत्यापित करने का काम है ऑपरेशन करेक्ट डाउन का। लॉक करो। 23वें नंबर का, राज्य में खड़ी होली मनाई जाती है। खड़ी होली मनाई जाती है चंपावत में। पूछा जा सकता है, मेरे को अच्छा सा लगा है क्वेश्चन कि पूछा जा सकता है कहाँ मनाई जाती है। ये चंपावत में मनाई जाती है। 24वें नंबर, उत्तराखंड राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा में कितना 1000 मेगावाट लक्ष्य प्राप्त कर लिया। उत्तराखंड राज्य ने, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास, मतलब उसमें हम ना ये फोसिल फ्यूल कम यूज कर रहे हैं। फोसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन हमारे पास, कोयले का यूज नहीं करेंगे हम, पेट्रोल डीजल इनसे नहीं बिजली बना रहे, मतलब समझ में, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट सस्टेन कर सके हमारे पास, मतलब एक प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करके हम जो बिजली बना रहे, 1000 मेगावाट का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। ये अच्छी बात है, पूछा जा सकता है। समझ में आया? बस 1000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, इसका मतलब ऐसी बिजली बना रहे हैं जिसमें प्रदूषण नहीं होता है, इतना याद रख सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। राज्य सरकार का लक्ष्य 2027 तक 2.5 मेगावाट तक बढ़ाने का है। इसे छोड़ दो। उत्तराखंड राज्य की मछली, उत्तराखंड राज्य मछली का दर्जा मिला है गोल्डन महासीर को, याद रखना। उत्तराखंड की जो मछली है राज्य मछली, उसको दर्जा मिला गोल्डन महासीर को। आवाज आ रही ना मेरी? हेलो? यस सर। जी सर। ठीक है। पेज नंबर 3 था ना, फरवरी का करंट अफेयर समाप्त हो गया, ठीक है। और रोना नहीं है बिल्कुल भी रुदाली की तरह, सर मेरे से नहीं हो रहा है, ये नहीं। उत्तराखंड के फरवरी मंथ के करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने कम से कम 2-3 वीडियो से, 2 की स्पीड से फटाफट। जो साथ साथ भी कोई बता रहा हो ना, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा रहा हूं उनका आसपास का, वो भी देखना है। लिखना कुछ नहीं है, समझ में, जितना लिखना था इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया तुमको। और 2-3 बार लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। जो मैंने पीछे भी पढ़ा रखे ना, मंथली वाइज लगा के चलो, सबसे आगे दौड़ोगे रेस में। और डरो मत बिल्कुल भी। कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 3, 4, 5, 6 दिन तक पढ़ाएंगे तुमको। समझ में आया नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताएंगे तुमको। समझ में आया नहीं? हेलो? यस सर। मार्च में जो न्यूज क्लियर हो जा रही है ना एकदम, किसी को ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? एक बार होना, मतलब एक बार न्यूज को मेरे मुख से सुन लो ना, सुनने के बाद नहीं लगता ये तो हो गया, इसका तो पोस्टमार्टम हो गया, ठीक। अब खुद पढ़ोगे तो बहुत बोरियत पैदा कर दी। एक बार मैंने उसको बोल के बता दिया ना, ऐसा लगे कुछ नहीं आता इसमें, सब हो गया इसका। उसके बाद है जो हमारे पास मार्च 2026 की बात है गुजरात की। उत्तराखंड विरासत महोत्सव हुआ। ये हुआ कहां पे? उत्तराखंड, मार्च 2026 में गुजरात में उत्तराखंड विरासत महोत्सव हुआ है। उत्तराखंड विरासत महोत्सव कहां पे हुआ है? कहां पे? गुजरात में हुआ है। सम्मानित किया गया है विनोद प्रसाद जुगलान को, पर्यावरणविद है, रट्टा मार लो, इनका नाम पेपर में पूछा जा सकता है। गुजरात में जाके इन व्यक्तियों को सम्मानित करा जा रहा है। नाम है विनोद प्रसाद जुगलान, मैंने लिख के दे दिया है आपको। पर्यावरणविद है, पर्यावरण की बहुत बात करते हैं, ठीक है। पहले भी कहीं अवार्ड मिल चुके हैं इनको। नाम है विनोद प्रसाद जुगलान हमारे पास, ठीक है। फेस्टिवल कहाँ हुआ है? महोत्सव हुआ है कहाँ पे? हमारे पास गुजरात के अंदर हुआ है, मार्च के महीने में। मार्च के महीने की न्यूज स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हमारे पास शिवराज सिंह चौहान, हमारे पास कौन है? हमारे पास ये केंद्रीय कृषि मंत्री है हमारे पास, केंद्रीय कृषि मंत्री। इन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग करी है। पूछा जा सकता है, जब कोई केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड में आके मीटिंग करता है और वो भी सब सारे के सारे कृषि मंत्रियों को बुलाता है, आओ। मेरे हिसाब से एक प्रकार से वहां नीचे दिल्ली में जो है ठंड नहीं गर्मी पड़ रही थी, तो इन्होंने सोचा मीटिंग यही कर लो। एक इंटरटेनमेंट, मजा लेने का तरीका। मंसूरी में थोड़ा टेम्परेचर ठीक होगा, तो मीटिंग करी मंसूरी के अंदर। शिवराज सिंह चौहान ने, कृषि मंत्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे पास, पूरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है हमारे पास, कृषि मंत्रालय यही संभालते हैं हमारे पास। समझ में आया? कहाँ करी है? मंसूरी में। इतना ही याद रखोगे, हो गया स्वाहा। आगे चलो, तीसरे नंबर की न्यूज का जो हमारे पास, तीसरे नंबर की न्यूज है हमारे पास, ICJ ऑपरेटेबल हमारे पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0, नए आपराधिक कानून को लागू या क्रियान्वयन करने वाला। नए नए कानून बनते हैं। क्या बनाया उत्तराखंड ने? उत्तराखंड ने क्या बनाया? जो हमारे पास भारतीय न्याय संहिता थी, केंद्र सरकार ने बनाई, उत्तराखंड में पहुंची, सबसे पहले लागू। कुछ भी कानून बनेगा ना, उत्तराखंड में सबसे पहले लागू कर देगा, क्योंकि उसको मुख्यमंत्री बने रहना है। समझ में आया नहीं बात? ये तो जो भी कुछ बनाएगा ना, ऊट पटांग, कुछ जानकारी नहीं है, उठाओ सब सीधा लागू कर दो। बेवकूफ एकदम। मतलब क्यों?
क्योंकि प्रधानमंत्री की नजरों में अच्छा बने रहना, मेरे को बस दिखाई देना, बस समझ में आया नहीं बात? यार अगली बार जाएगा नहीं तो ठीक। तो यहाँ उत्तराखंड पहले नंबर पर है इस पे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलो करते रहो लागू। अबे पढ़ दो लो उसको। तुमको पता है जब 1900 साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का सब लोगों ने, भारत के लोगों ने, जितने भी भारत के लोग हैं, साइमन कमीशन, आवाज आ रही मेरी? जी साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारत के लोगों ने खूब जोर शोर विरोध करा उसका, धड़ाधड़। साइमन कमीशन गो बैक गो बैक गो बैक, उदंड मचा रखा था उन्होंने, गुब्बारों पर लिख के विरोध कर रहे। लाला लाजपत राय के सर में लाठी मार के उनको वहीं पटका दिया गया, मार दिया गया उनको। लाला साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे वो, सब लोग विरोध कर रहे थे उनके। और विरोध कर रहे थे क्यों? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं आता। आप समझ रहे हो? सवाल भी बात कर रहा हूं, टॉपिक पे भी बात कर रहा हूं। लेकिन दिक्कत पता क्या थी? एक भी व्यक्ति भारत के अंदर ऐसा नहीं था, इतने पढ़े लिखे लोगों में किसी ने भी उसकी रिपोर्ट पढ़ी हो साइमन कमीशन की, किसी ने भी, अंबेडकर को छोड़ के। और अंबेडकर ने उसका विरोध नहीं करा था। ये भारत के विरोध में जा सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं तुमको, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। समझ में आया ये बात यार? और बाद में जाकर पता चला उसमें बहुत सारी चीज पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी लिखी हुई थी। चलो छोड़ दो। पहला राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड पहला राज्य है। उसके बाद हमारे पास यहाँ एनसीआरबी का डेटा है हमारे पास, इन्होंने एक पोर्टल भी बना रखा है, CCNTS हमारे पास, ऐसे करके इसको 93.46 अंक मिले हैं, 93.46 अंक मिले हैं उत्तराखंड को हमारे पास। ठीक है, आगे चलो। पब्लिक गैम्बलिंग प्रिवेंशन हमारे पास एक्ट है हमारे पास। ये क्या है? जो जुआ खेलते हैं, IPL में पैसा लगाते हैं, इधर उधर पैसा लगाते हैं, बैठ के सट्टा लगाते हैं, ताश खेलते हैं, ये मतलब कोई भी जो सट्टा जुआ पूरी करेगा, अब सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने उस पर शिकंजा कसने का काम किया है। ये देख लो इन्होंने क्या किया है। पब्लिक गैम्बलिंग प्रिवेंशन एक्ट हमारे पास 2026 लेके आए हैं। और किसकी तर्ज पर लेके आए, किसको बदला इन्होंने? सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम हमारे पास ये लेके आए। इसमें क्या करा इन्होंने? पुराने वाले का नाम था सार्वजनिक जुआ अधिनियम, इसका नाम कर दिया सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम, इंग्लिश में पब्लिक गैम्बलिंग प्रिवेंशन एक्ट 2026, हिंदी में सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम। पहले इसका नाम क्या था पुराने वाला? सार्वजनिक जुआ अधिनियम हमारे पास। हुआ बदला क्या इसमें? अवैध जुआ घर जो बनाएंगे बैठ के, मतलब अवैध जुआ घर जो बनाएंगे, अड्डा बनाएंगे, 5 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। ये पूछा जा सकता है, मेरे को डर है इस बात का, क्योंकि कोई नया एक्ट बनता है, नया कानून बनता है, नया अधिनियम बनता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पक्का 100%। 5 साल की सजा, अगर आप अवैध जुआ घर बनाओगे 5 साल की सजा होगी आपको, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा आपको। संगठित सट्टेबाजी करोगे, एक ग्रुप बना लिया आपने, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया 50-100 लोगों का, और संगठित सट्टेबाजी कर रहे हो, मिलकर सट्टा लगा रहे हो उसमें, या आप अकेले काम कर रहे हो अपने घर में, तब आपको क्या होगा? 5 साल की सजा होगी, 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। आप ग्रुप बना के जो है सट्टेबाजी कर रहे हो, किसी प्रकार का सट्टेबाजी कर रहे हो, अब क्या होगा? आपको 3 साल का दंड होगा, 10 लाख का जुर्माना होगा। आपको दोनों बात समझ में आ गई मेरी? आवाज आ रही? जी सर आ रही। ठीक। तीसरे नंबर पे आओ। उत्तराखंड को एजुकेशन हब बनाने के लिए राज्य मंत्री ने कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना की मंजूरी दी? तो 3 विश्वविद्यालय हमारे पास, एक तो माउंट वैली यूनिवर्सिटी हमारे पास नैनीताल में बनेगी हमारे पास। ये हमारे पास क्या है पता है ना तुमको? ये एजुकेशन हब बनेंगे। अब ये एजुकेशन हब क्या होता है पता है तुमको? मतलब एजुकेशन, सारी एजुकेशन, हर प्रकार की एजुकेशन मिल जाएंगी इस एरिया में, इस यूनिवर्सिटी में जाके तुमको। जैसे हमारे पास माउंट वैली यूनिवर्सिटी, AI भी सीख सकते हो, कंप्यूटर भी सीखते हो, एग्रीकल्चर का कोर्स भी होगा, सब जितना कोर्स कर सकते हो सब हो गया। एजुकेशन हब बना देंगे इसको। समझ में आया? ये 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी है हमारे पास। शिवालिक यूनिवर्सिटी देहरादून के अंदर, नीचे 2 यूनिवर्सिटी देहरादून के अंदर, हमारे पास एक ऊपर की यूनिवर्सिटी नैनीताल के अंदर। पूछ सकता है, मेरे को डर है इस बात का। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाए हमारे पास, आ जाओ। दिव्य कला मेला हमारे पास ये कहाँ लगा है? ये लगा हमारे पास देहरादून में। इस सर ये कब से कब तक लगा? ये लगा हमारे पास 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक। अच्छा सर ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लगाया गया? सामाजिक न्याय मंत्रालय। ठीक है, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लगाया गया? ये लगाया गया हमारे पास सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। कहां पढ़ रहे हैं हम? निधि देख लो हम कहां पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 4 पे पढ़ रहे हैं। लास्ट वाली न्यूज है हमारे पास, चौथे नंबर की न्यूज। उसके बाद हमारे पास उद्देश्य, हमारे पास देश भर के दिव्यांग उद्यमी और कारीगर, हमारे पास सब कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए बहुत अच्छा मेला है। समझ रहे हो आप? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेला लगा है, एक दिव्य कला मेला लगा है,
कहाँ पे लगा है? देहरादून में लगा है। ये लगा है 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक लगा है। इसमें क्या हुआ है? इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये मेला लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? जितने भी दिव्यांग व्यक्ति है वे क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जिस पैरों से चल नहीं सकता लेकिन वो हाथ से बहुत अच्छी वस्तु बना सकता है, ठीक है, उस वस्तु का प्रदर्शन करने के लिए कुछ तो स्थान हो, कुछ तो मंच हो। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें भी प्रतिभा होती है। हर खराब से खराब व्यक्ति, खराब नहीं कहना चाहिए किसी को, मतलब हर जो व्यक्ति जिसे समाज ने नकार दिया उसमें भी एक प्रतिभा छिपी होती है। उस प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रकार का स्थान चाहिए। उसी स्थान का नाम है दिव्य कला मेला। कहाँ लगा है? देहरादून में। यस और नो? लोग करें? यस सर। ये अंगूठा सा दबा दिया करो यार। 4 न्यूज समाप्त हो गई ना? कितनी हो गई यार? हाँ 4 हो गई, मार्च की 4 हो गई ना? मजा आ रहा पढ़ने में? अब तो नहीं टेंशन हो रही? मैंने कह दिया मैं 4-5 दिन तक पढ़ाऊंगा, कल बजट पढ़ेंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। समझ में आया? और 70-80 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको बता दूंगा, बस कर लेना जरूर, कर जरूर लेना, याद रखना, फिर नहीं तो पछताओगे। ठीक, अगर इन टॉपिक को छोड़कर जाओगे तो घना पछताओगे, घना पछताओगे। क्योंकि अगर तुम इन टॉपिक से नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। चलो 5वें नंबर का न्यूज हमारे पास, 4 दिवसीय 4 दिन का एक वो लगा हमारे पास महोत्सव टिहरी झील। पेज नंबर 5 है हमारे पास, पेज नंबर 5 पे टिहरी झील के अंदर हमारे पास जो है महोत्सव लगा है। उसके ये क्या है हमारे पास, इसका थीम क्या है? मेरे को डर है जो टिहरी झील के आसपास जो महोत्सव लगा है इसका थीम पूछा जा सकता है। थीम क्या है? हिमालय हमारे पास O2 टिहरी लेक फेस्टिवल। ठीक, ये इसका थीम है, पूछा जा सकता है, मेरे को डर है इसका नाम। ठीक, 6 नंबर की न्यूज है। 6 नंबर की न्यूज इंपॉर्टेंट है। महिला उद्यमी हमारे पास उभरते सितारे सम्मान समारोह 2026 हुआ। किसे सम्मानित किया गया? अब मैं जिस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नाम है महिला उद्यमी। ये महिला उद्यमी कौन कौन है देख लो। उभरते सितारे सम्मान समारोह 2026। उभरते सितारे, सितारे जमीन पर नहीं आए, उभरते सितारे सम्मान समारोह 2026। इसमें किसे सम्मानित किया गया? साक्षी को। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, साक्षी को। साक्षी का क्यों सम्मानित किया गया भाई, ये भी समझ लो। साक्षी रतूड़ी को क्यों सम्मानित किया गया? ये इसलिए सम्मानित किया गया, ये पर्यावरणविद है, पर्यावरण के लिए अच्छा काम किया इन्होंने। साक्षी का नाम याद रखना। मैरी कॉम को भी अवार्ड दिया गया है। ये हमारे पास अरुषि को भी, अरुषि निशंक को, रमेश पोखरियाल निशंक की लड़की है, इसको तो मिलना ही है। ये तो हर जगह अवार्ड में मिलेगी तुमको। सामाजिक उद्यमिता के मामले में मिला है निधि मित्तल बंसल को हमारे पास। ये 4 व्यक्तियों के नाम अच्छी तरह रट लेना, क्योंकि इसमें से किसी का भी नाम पेपर में पूछा जा सकता है। समझ में आया? मेरे को डर है इस बात का। नाम है देखो, उभरते सितारे सम्मान समारोह 2026। किस किस को कौन सा किस क्षेत्र में अवार्ड मिला? जैसे साक्षी को है वो पर्यावरण के मामले में अवार्ड मिला, मैरी कॉम को बॉक्सिंग के क्षेत्र में, इन खेल के क्षेत्र में। उसके बाद अरुषि निशंक को हमारे पास फिल्म के मामले में। ठीक है, ये बहुत बड़ी हीरोइन बनती है अपने आप में। सामाजिक उद्यमिता निधि मित्तल है हमारे पास, निधि मित्तल बंसल, इसको सामाजिक उद्यमिता के मामले। चले 7वें नंबर की न्यूज पे जाओ हमारे पास। उत्तराखंड देवभूमि परिवार हमारे पास। ये एक आईडी बनेगी, मैंने पहले भी बताया था तुमको करंट अफेयर में। एक आईडी बनेगी। इस आप उत्तराखंड के निवासी हो आप, देवभूमि के, तो आपकी आईडी बनेगी तब जब आप 15 साल से उस स्थान पर रह रहे हो। समझ में आया? उसके बाद परिवार का मुखिया 18 साल से अधिक उम्र का बताया जाएगा इसमें, और महिला को मुखिया बनाया जाएगा। परिवार का मुखिया महिलाओं को बनाया जाएगा, ये अच्छी बात है। ठीक है, देवभूमि परिवार प्राधिकरण का अध्यक्ष हमारे पास सीएम धामी है। अगर पूछ लिया जाए तो मुझे डर है इस बात का, ये अच्छी अथॉरिटी है। देवभूमि परिवार प्राधिकरण हमारे पास, इसके अध्यक्ष सीएम धामी है। समझ में आया? चलो, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का पशु अस्पताल कहाँ है हमारे पास? उत्तराखंड के बागेश्वर जिले कहाँ है? कपकोट के अंदर हमारे पास, पूछा जा सकता है। पशु अस्पताल बना है कपकोट के अंदर, बागेश्वर के अंदर। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी मार्च 2026 में AI चैटबॉट लागू करा इन्होंने, उसका नाम प्रज्ञानम है। प्रज्ञानम AI चैटबॉट। क्या है? चैट जीपीटी की तरह काम करेगा है। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी वाला कुछ भी पूछ तो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के बारे में सब बता देगा तुमको। नाम क्या है? प्रज्ञानम AI चैटबॉट, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। जो BA को भी 5 साल में करवाती है, जो BSc को भी 6 साल में करवाती है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। जो बैक लगा के पैसा कमाती है, इस पर मैं केस करने वाला हूं, जल्दी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। याद हो गया ना? प्रज्ञानम नहीं चाहिए मेरे को यार। 2 मिनट दोगे? चलो सब पढ़ा, छोड़ दो। क्या रखा पानी में, गम पी लो।
10वें नंबर की न्यूज आ जाओ। सर पी लो, पानी पी लो। राजेंद्र रावत है हमारे पास। ये क्या है, राजू मेमोरियल, छोड़ दो उसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक 11वें नंबर की न्यूज है, 11वें नंबर की न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दो। 11वें नंबर की न्यूज इंपॉर्टेंट है, इस पे आ जाओ। देखो, उत्तराखंड की कैबिनेट में अपना विस्तार किया गया। ये मैं जब मैं पहले पढ़ा रहा था ना तुमको, तब भी बताया था मैंने तुमको, उत्तराखंड की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। और जब कैबिनेट का विस्तार हुआ है ना, तो कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय मिला, ये तुम बताओगे मेरे को। ये नए व्यक्ति आए हमारे पास, भगत सिंह चौधरी, ये कहाँ के हैं, कौन सा मंत्रालय इनके पास है, तुम्हारा होमवर्क है, इसके अंदर लिख के बताओगे मेरे को। उसके बाद खजान दास हमारे पास, ये मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, राम सिंह केड़ा, ये दो तो मेरे पास की आसपास की, प्रदीप बत्रा। तो इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला, ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये विधायक कौन सी सीट से है, ये बताना है मुझे। बता दोगे ना, ये तुम्हारा काम है, होमवर्क है तुम्हारा। कितनी न्यूज हो गई भाई? 11 11 होगी ना। चलो 12वें नंबर की न्यूज पे आ जाओ। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान, ये किसको मिला है? डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो उस पे। जितेंद्र ठाकुर को सम्मान मिला है उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2026, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत हुई थी 2024 से। यह दूसरा संस्करण है इसका। पहला से सुभाष पंत को मिला, पहला नहीं पूछने का, लेकिन दूसरा पक्का पूछेगा, ये 2026 वाला जो मिला, ठीक है। याद रखना नाम, है उत्तराखंड का भूषण, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसको मिला? डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को मिला। एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही लगाना है उत्तराखंड के फरवरी मंथ के एमसीक्यू, उत्तराखंड के करंट अफेयर के मार्च मंथ के एमसीक्यू, और कम से कम 3 वीडियो से लगाने हैं। समझ में आया? तुमको लगेगा कि 2 वीडियो के बाद खुद ही लगने लगेगा, ये तो उस वाली वीडियो में भी था, ये तो उस वाली वीडियो में था, ये तो सर वाले नोट्स में भी था। समझ में आया? चलो 13वें नंबर की न्यूज पे आ जाओ। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की मेडल टैली में उत्तराखंड की कुल कितने मेडल और कहां कौन सा मेडल स्थान के? तो उत्तराखंड ने टोटल 3 पदक जीते और 9वां रैंक है हमारे पास, पूछ लिया जाए तो तुमसे। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की मेडल टैली में उत्तराखंड को टोटल जो मेडल मिले हैं, कितने मेडल हैं? 3 मेडल है और 9th रैंक है, ठीक है। ये हुआ कहाँ पे? गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के अंदर और लेह के अंदर। गुलमर्ग बहुत अच्छी जगह घूमने की, मैं गया था गुलमर्ग में, सोनमर्ग में घुमाऊं, में कई बार जाता हूँ गुलमर्ग सोनमर्ग में, तो सबसे अच्छी जगह है, हिल स्टेशन है यात्री। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, बहुत अच्छी जगह है घूमने की। संस्करण किसको कौन सा था? 6वें नंबर का संस्करण था। ये नहीं पूछने का, लेकिन ये पूछा जा सकता है उत्तराखंड को कितने पदक मिले? 3, रैंक कौन सी थी? 9। कहाँ हुआ है? गुलमर्ग से, और कहाँ पे हुआ? लेह के अंदर ये, ठीक है। चलिए, पहला अवार्ड किसको मिला? पहले नंबर पे कौन रहा? इंडियन आर्मी। हर बार इंडियन आर्मी पहले नंबर पे रहती है। 23 इसको टोटल मेडल मिले, 9 गोल्ड मिले इसको, 6 सिल्वर मिले और 8 ब्रॉन्ज मिले इसको। इसमें सब लिखा हुआ जो नोट्स मैंने तुमको दिया है। 14वें नंबर की न्यूज पे आ जाओ। उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा वीर उद्यम योजना चलाई गई, और ये पूछा जाएगा तुमसे, वीर उद्यम योजना किसके लिए? देखो नाम से कंफर्म हो रहा नहीं, वीर कौन होंगे? जो लड़ाई करेंगे। लड़ाई कौन करते हैं? जो फौज में होते हैं। फौज में कौन होते हैं? जो सर्विस करके आ जाते हैं, एक्स सर्विस मैन के लिए चलाएगी। ये पूछा जा सकता है तुमसे, ऐसे रिलेट कर लिया करो कि वीर उद्यमी योजना एक्स सर्विस मैन और अग्निवीर के लिए। एक्स सर्विस मैन हमारे पास जो सर्विस करके आ गए, और जो अग्निवीर आए हमारे पास 4 साल की ड्यूटी करके घर लौट रहे हैं, उनके लिए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अग्निवीर के लिए और एक्स सर्विस मैन के लिए वीर उद्यमी योजना चलाई गई, ताकि इनको रोजगार दिया जा सके उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, ठीक है। 15वें नंबर पे उत्तराखंड के 4 विद्वानों को भक्त दर्शन पुरस्कार मिला। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। भक्त दर्शन पुरस्कार कितने विद्वानों को मिला, और इनका ये भी याद रखना, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट से, कौन कौन से क्षेत्र से प्रोफेसर है, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और किस किस डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है। एक दो को तो मैं जानता भी हूं उनमें से। जैसे डॉक्टर रेणु धस्माना हमारे पास, ये नेत्र चिकित्सक है हमारे पास, है कहाँ पे? ये हमारे पास, ये हमारे पास स्वामी राम विश्वविद्यालय में हमारे पास ये, ठीक है। ये पीएचडी कर रखी है इन्होंने, ठीक। तो इनको मिला है हमारे पास ये भक्त दर्शन पुरस्कार, हमारे पास भक्त दर्शन पुरस्कार मिला है। पहले नंबर पे हमारे पास डॉक्टर रेणु धस्माना नेत्र चिकित्सक है हमारे पास, स्वामी राम विश्वविद्यालय के हमारे पास। दूसरे नंबर पे प्रोफेसर एससी पुरोहित हमारे पास, ठीक। और ये विश्वविद्यालय कहाँ? जूली ग्रांट में है। समझ में आया? ये हमारे पास एससी पुरोहित हमारे पास, ये दून है हमारे, दून विश्वविद्यालय के वाणिज्यिक एवं प्रबंधन विभाग, मैनेजमेंट के, ठीक है। इनको मिला है हमारे पास। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह हमारे पास
सुथार हमारे पास दून विश्वविद्यालय के, ये भी दून के। जो दूसरे तीसरे नंबर के दून वाले हमारे पास। ये चौथे नंबर पे डॉक्टर शिवचंद्र रावत, ये कहाँ के हमारे पास, इतिहासविद है, ये हमारे पास है गोपेश्वर के। गोपेश्वर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। तो ये कौन से विद्यालय के कौन से डिपार्टमेंट में मिला है, पूछा जा सकता है, उलझाने के बहुत काम है यहाँ पे। और जब एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओगे तो आंख खोल के लगाना, समझ में आया? आंख खोल के समझ रहे हो, यूं नहीं कि एमसीक्यू क्वेश्चन तो चल रहे हैं यहाँ और दिमाग चल रहा है वहां कि वो क्या कह रहा था, वह क्या कह रही थी। चलो 16वें नंबर पे जाओ। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य की स्वास्थ्य इंडेक्स हमारे पास, कि यानी कौन सा राज्य है जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य के अंदर कौन सा राज्य है जो अच्छा काम कर रहा है। लाइट चली गई, दिखाई दे रहा हूं मैं तुमको? हाँ जी। ठीक। जी सर। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य इंडेक्स हिमालय राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में सेकंड स्थान है हमारे पास इसका, उत्तराखंड का। ठीक है, अब जो मैं तुमको बात बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से पेपर में पक्का सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये स्वास्थ्य जो सूचकांक बनाया जाता है ये नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग केंद्र सरकार की संस्था है। ठीक है, केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का थिंक टैंक बोलते हैं इसको। तो उसके द्वारा जब ये इंडेक्स बनाया जाता है, इंडेक्स बनाते वक्त किसी भी राज्य का किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, उसके डायमेंशन क्या है, उसके आयाम क्या है वो चीज, किस चीज को ध्यान में रख के हम रैंक देते हैं कि तुम दूसरे स्थान पर आ गए, तुम पहले स्थान पर आ गए, कौन से आयाम है वो, कौन से डायमेंशन है वो। तो इस पे नीचे लिखे हुए 5 के 5, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन से इसके आयाम नहीं है, मतलब किन चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता, किन को ध्यान में रखा जाता है। एक बार 4 के 5 लिखे हुए 5 के 5 पढ़ लो अच्छे से। राजकोषीय विवेक अनुशासन हमारे पास, फिजिकल डेफिसिट देखेंगे वहां का कि ये राज्य अपना राजकोषीय घाटा एक दायरे के अंदर रखता है, अच्छा राज्य है, इसका स्वास्थ्य सही है, अच्छा राज्य है। दूसरा, व्यय की गुणवत्ता, खर्चा ज्यादा नहीं करता है, ये बिहार की तरह नहीं है अपना खजाना खर्च कर देगा, विधायकों को पेंशन भी नहीं मिल रही, सैलरी भी नहीं मिल रही है, ये अच्छा राज्य है उत्तराखंड। दूसरी बात ध्यान में रखेंगे। तीसरी बात ध्यान में रखेंगे, राजस्व संग्रहण क्षमता हमारे पास, रेवेन्यू कलेक्शन कैपेसिटी। तीसरी बात ध्यान में रखेंगे कि इस राज्य की कैपेसिटी कैसी है रेवेन्यू जनरेट करने में। ये जब पैसा कमाता है उत्तराखंड राज्य, जो पैसा कोई भी राज्य हो जाए, ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, तब जाकर उनको रैंकिंग मिलती है। इन सब चीजों में जो अच्छा काम करेगा उसकी अच्छी रैंक होगी। समझ में आया? उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। ठीक, उसके बाद हमारे पास ऋण सूचकांक डेप्ट इंडेक्स हमारे पास। डेप्ट इंडेक्स मतलब ज्यादा कर्जा नहीं है इस राज्य के ऊपर। 5वें नंबर पे जाओ हमारे पास ऋण की स्थिरता हमारे पास, डेप्ट स्टेबिलिटी हमारे पास, यानी ऋण को जो है इन्होंने मैनेज करके रखा हुआ अच्छा, जब चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं और दूसरों से मांगना भी नहीं पड़ता। समझ में आया? ये 5 हमारे पास आयाम है, डायमेंशन है, इनको ध्यान में रखते हुए इंडेक्स बनाया जाता है नीति आयोग के द्वारा। राजकोषीय स्वास्थ्य इंडेक्स हमारे पास 2026, जिसमें हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्य में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, सो गए ना तुम? सो जाओ, नहीं सर। सो जाओ, हमें क्या लेना, पेपर तुम्हारा ही। पता लग जाएगा खुद जब रिश्ता ही नहीं होने का। 17वें नंबर पे आ जाओ। चलो, इस वास्ते धामा पोर्टल हमारे पास, ये धामा पोर्टल कौन सा है भाई, संबंध देख लो इसका। अच्छा, देखो जो लोग 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं ना, उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया, उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। 4 धाम यात्रा पे जो जा रहे हैं, 4 धाम यात्रा पे जो लोग जा रहे हैं कि रास्ते में उनके लिए एक पोर्टल बना दिया है, नाम है ई स्वास्थ्य। ये हमारे पास धामा पोर्टल हमारे पास, इसको डाउनलोड करके इस पे जाकर तुमको सेवाएं वहीं मिल जाएगी। नहीं तो पहाड़ी एरिया में तुमको कौन देखने आएगा भाई, डॉक्टर कहाँ से लाओगे तुम? रास्ते में अटैक पड़ गया तुमको, रास्ते में तुम्हारे पैर पे चोट लग गई, कहीं तुम ये सोच के दौड़े, ऊपर रास्ते में पहाड़ पे जा रहे थे, एक पत्थर आया बहुत तेजी के साथ और तुम यात्रा करने जा रहे थे, तो पत्थर जैसे ही आया ना बस तुम्हारे आगे से निकल गया और तुम्हारे पैर जो है, अब क्या होगा तुम्हारा? इस ऐप पे चले जाना,
सरकार ने लागू कर दिया। चोट वोट लग जाए भाई, किसी को कुछ भी स्वास्थ्य सेवा चाहिए तो ले जाओ अस्पताल। 18वें नंबर पे जाओ। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तराखंड का स्थान एसडीजी लक्ष्यों में कितना रहा? 78 रहा। रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर रहा। याद रखना, रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर। हरिद्वार उधम सिंह नगर वाले तो बेचारे लास्ट में रहते हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नीति आयोग का इंडेक्स आता है हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण का, सबसे अच्छा काम कर रहा है एसडीजी लक्ष्यों के अंदर। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों में अच्छा काम कर रहा है। हर क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहा है, पर्यावरण को भी ध्यान में रख रहा है और डेवलपमेंट को भी ध्यान में रख रहा है, वो रुद्रप्रयाग है। डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा वहां पे, कहाँ कितनी जनसंख्या की जनसंख्या ही नहीं है, तो उतना उसका तो रैंक खुद ही ऑटोमेटिक ऊपर आएगा। ठीक, हरिद्वार वाले अच्छा काम नहीं कर रहे, ये पीछे है सबसे, हरिद्वार उधम सिंह नगर वाले। 78 अंक के साथ रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर। 19वें नंबर पे हमारे पास देखो, मोन पलायन नीति 2026 में इनका कुल बजट है हमारे पास 111 करोड़ रुपए का। मोन पलायन नीति हमारे पास, मोन पालन है ना, क्या पालन है पलायन है यार, चेक करना पड़ेगा। हाँ पालन है, मोन पालन है सर। पालन है, ओके सॉरी। मोन पालन नीति 2026, इसमें जो है टोटल 111 करोड़ रुपए का बजट है इसका। 6 साल का इसका लक्ष्य है 25,000 किसानों की आय में वृद्धि करना। ये पूछा जा सकता है, मोन पालन नीति 2026 ऐसे क्वेश्चन बना देगा, पूछेगा इसका लक्ष्य क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुमको, जब भी कोई सवाल पेपर में बनाए, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, ये मैं पेपर करने की टेक्निक बताता हूँ, अच्छे तरीके से बताऊंगा। जब भी कोई स्कीम बनाए और उसमें 2-3 स्टेटमेंट बना दे। हेलो, जब भी आपका कोई सवाल बनाए पेपर बनाने वाला, उसमें 2-3 स्टेटमेंट बना दे, 1-2, एक में पूछ लेगा ये शुरुआत हुई इस सन में, तो वहां तो थोड़ा स्ट्रिक हो जाना, क्योंकि वहां गलत करने के चांस ज्यादा है। समझ में आया? फिर पूछे कि इसका उद्देश्य ये है, तो चुपचाप उस स्टेटमेंट को सही मान लेना। समझ में आया? उद्देश्य मैक्सिमम सही होता है, क्योंकि उद्देश्य को गलत बनाने के लिए काफी रिसर्च करनी पड़ेगी। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ी चीज होती है, उस स्टेटमेंट को गलत ही नहीं बनाया जा सकता। तो कौन से स्टेटमेंट गलत बन सकते हैं, कौन से नहीं, इस पे मैं आगे बात करने वाला हूं। आप समझ रहे हो? कई सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके यहां से। जब भी किसी स्कीम आए पेपर में कि ये जैसे ये पूछ ली मोन पालन नीति 2026 के संदर्भ में, इसके कॉन्टेक्स्ट में विचार करना आपको। ठीक, समझ में आया? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मोन पालन पॉलिसी 2026, ऐसे करके दे दिया और 2 स्टेटमेंट बनाए। उसने कहा ये इसका ऑब्जेक्टिव है, सही है वो स्टेटमेंट। गलत बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और एग्जामिनर भी आलसी होता है, बना ही नहीं सकता उसको गलत। उद्देश्य बहुत बड़ी चीज होती है, ब्रॉड चीज होती है। तो जब भी लगे ना तुमको ये कॉपी कट पेस्ट मटेरियल है, किसी पेज से उठाया गया है, तो सही मान लेना उसको। स्कीम की खास बात है, स्कीम का क्वेश्चन सही कर सकते हो तुम, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, स्कीम को रटते हैं। जैसे उसने कह दिया स्कीम 2015 में शुरू हुई, हो सकता है 2017 में शुरू हुई हो, तो वहां पे थोड़ा रुक जाना, क्योंकि 15 को 17 करना आसान है, उसको गलत बनाना आसान है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? जब भी कोई स्कीम का सवाल आए, आप सवाल जब टेस्ट लगाते होंगे आपके सामने बहुत आते होंगे, ये टेस्ट में नहीं काम करेगा, समझ में आया? पेपर में जरूर काम कर जाएगा। बहुत सारे सवाल उठा के देखो आप, कुछ पल्ले पड़ा। चलो एक साथ सिखाऊंगा सारी फंडे की कैसे बनते हैं स्टेटमेंट। ये क्या है, हमारे 25,000 किसानों को फायदा पहुंचेगा इसका नीति का। सीमांत एवं छोटे किसानों को 80% सब्सिडी पर 1,27,000 मोन बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। बताओ, 80% सब्सिडी मिलेगी, 1,27,000 मोन बॉक्स मिलेंगे। मतलब फायदा मिलेगा छोटे सीमांत किसानों को, जिनके पास छोटे छोटे खेत है, उनको भी फायदा दे रही है उत्तराखंड की गवर्नमेंट। क्या कौन सी नीति? मोन पालन नीति 2026, 11 करोड़ रुपए का बजट, बहुत बजट है, तो इंपॉर्टेंट हो गई ये नीति 6 साल के लिए। ये भी याद रखना, ये 25,000 किसानों को फायदा देगी है, ये भी स्टेटमेंट सही है। छोटे सीमांत जो हमारे पास जो स्मॉलर फार्मर है हमारे पास, ये सीमांत किसान है हमारे पास, ये इनके लिए हमारे पास स्मॉलर फार्मर के लिए ये की स्कीम चलाएगी, योजना चलाएगी, एक प्रकार नीति है, पॉलिसी योजना नहीं है, पॉलिसी एक प्रकार नीति है। नीति बड़ी चीज होती है, उस नीति के अंदर योजना चलती है। 20वें नंबर का जाओ, एरीज आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान, पहले भी पढ़ा था मैंने। तीसरा अंतरराष्ट्रीय दर्पण टेलीस्कोप, ये ILM, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल लेवल पे भारतीय संस्थाएं भी सपोर्ट कर रही है इसको। टेलीस्कोप जाओगे कभी देखो ना इसको जाके, तो तुम बाहर से यहां से बैठ के इस ब्रह्मांड देख सकते हो, यहां से ब्रह्मांड दिखता है यहां से। समझ में आया? तो इसका 9 से 10 कार्यशाला, एक यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कहां पे? यही से हमारे पास नैनीताल में है ना।
जी सर। 7 कितने पेज हो गए? 7 हो गए? 8? 7 पेज हो गए ना? 7 पेज हो गए सर। चलो फिर थोड़ा सा हो रह गया, फिर मैं चलू मूवी देखने में। अप्रैल, अप्रैल के मंथ का भी आ गया। वाओ, 8वां पेज, नैनो एआई सिस्टम हमारे पास, इंटेलिजेंस सिस्टम हमारे पास। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में राज्य सुरक्षा व्यवस्था को स्मार्ट तथा मजबूत बनाना, ये काम है हमारे पास। नैनो एआई सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम एक प्रकार का पूछ सकता है। नैनो एआई सिस्टम क्या है? एक प्रकार का इंटेलिजेंस सिस्टम है ये। उद्देश्य क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है? पेपर में कभी भी कोई किसी का ऑब्जेक्टिव पूछो सही है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं तुमको? जब भी पेपर में कोई सवाल करने बैठे हो, तुमने कहा इसका उद्देश्य ये सही है, वो उद्देश्य गलत बनाना काफी लेंथी स्टेटमेंट को गलत बनाना बड़ा कठिन काम हो जाता है। उद्देश्य बहुत ब्रॉड चीज होती है, बुद्धि खराब हो जाएगी उसकी। दूसरा, अलकनंदा नदी पर 219 लटकते हुए ग्लेशियर की पहचान की गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अलकनंदा नदी कौन से ग्लेशियर से आती है? सतोपंथ से। सही कह रहा हूं क्या मैं? जी सर। अलकनंदा नदी सतोपंथ से तो आती है, सतोपंथ। हाँ जी सर। हाँ, तो क्या देखा गया साइंटिस्टों ने यहाँ पे? क्या देखा, देखते हैं क्या देखा। 219 लटकते हुए ग्लेशियर देखे, ठीक है, उनकी पहचान करी। तो हम ना इनसे तो मतलब नहीं है कि कहाँ किसने पहचान करी। अब अलकनंदा नदी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और नदियों को थोड़ा थोड़ा खास अलकनंदा नदी के बारे में जानेंगे। तुमको पता भी होगा, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, ये चमोली के अंदर पड़ता है। 195 किलोमीटर के बाद ये भागीरथी में मिलती है। 195 किलोमीटर के बाद ये पेपर में पूछा जा सकता है। समझ में आया मैं कह रहा हूँ? इस साइड में देखो मैप दे रखा है हमारे पास, बद्रीनाथ हमारे पास, ये धौली गंगा, ये बद्रीनाथ से हमारे पास ये कहाँ ऊपर? सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग, सबसे ऊपर उत्तर में विष्णु प्रयाग, पता ही होगा तुमको यार। नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडारी कर्ण प्रयाग में मिलती है, मैप पे दिखा रखा मैंने सब। उसके बाद हमारे पास केदारनाथ के पास से निकलती है हमारे पास कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी निकलती है ना। मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? कोई बता सकता है मंदाकिनी कहां से निकलती है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। शाबाश, वेरी गुड। चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, रुद्रप्रयाग में पहुंचती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है बिलंगना, समझ में आया? उसके बाद हमारे पास बिलंगना, गंगोत्री से निकलती है, कहां से निकलती है? बिलंगना भागीरथी। तो एक तो बिलंगना है, भागीरथी है, दोनों कहां मिलती हैं? गणेश प्रयाग में। हेलो, भिलंगना और भागीरथी दोनों कहां मिलती है? भिलंगना मुझे बता दो कहां से निकलती है, और जो भिलंगना और भागीरथी दोनों बताओ कहां से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। जिले से खतलिंग से निकलती है। कहां से? खतलिंग ग्लेशियर। टिहरी से। खतलिंग ग्लेशियर कहां पड़ता है? टिहरी में। ठीक है। टिहरी। फिर उसके बाद ये देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद ये सिद्धि गंगा कहलाती है, तो तुमको पता ही होगा। तीसरे नंबर की न्यूज पे जाओ साइड में इधर, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड हमारे पास। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड ये हल्द्वानी के बाल रोग विशेषज्ञ हमारे पास डॉक्टर रितु रखोलिया को दिया गया। पूछा जा सकता है, काजल भारती आप माइक ऑफ कर लीजिए। शांति बरतिए, सोना मिलेगा। चौथे नंबर पे आ जाइए, वीर खड़क बहादुर, इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसने किया है? सुबोध उनियाल ने किया है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या है? 20 अप्रैल, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है देहरादून के अंदर। ठीक है, ये जगह है हमारे पास खारा खेत, उसके आसपास देहरादून के अंदर इस प्रतिमा का अनावरण किया है वीर खड़क बहादुर। तो मेरे को डर है वीर खड़क बहादुर के बारे में कोई सवाल ना पूछ ले, इसलिए मैंने तीर का चिन्ह लगा के लिख दिया। ये कौन है? 20 अप्रैल 1930 को खारा खेत में 20 स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था। तो जो नमक आंदोलन हुआ था गांधी जी का, ठीक है, उसमें इन्होंने भाग लिया था। नून नदी में नमक बनाकर अंग्रेजों को चुनौती दी थी इन्होंने। समझ में आया? तो नमक कानून तोड़ने में इनका भी योगदान था। नाम क्या है? वीर खड़क बहादुर। ठीक है, जो 20 अप्रैल 1930 को खारा खेत के अंदर इन्होंने 20 स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, 20 स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने इनके साथ मिलकर नून नदी के अंदर नमक कानून को तोड़ा था और नमक बनाया था। ये अच्छी बात है। नाम है वीर खड़क बहादुर। इनकी प्रतिमा बनाई गई है, देहरादून के अंदर बनाई है। सुबोध उनियाल ये मिनिस्टर है हमारे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? जब यहां तक पहुंच गए, साइड में चले जाओ। इधर साइड में देखो हमारे पास लिखा हुआ 5वें नंबर पर नदी नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य।
तो मेरे को डर है ये अभ्यारण्य मैंने एक साथ रिवीजन करवा दिया आपके सारे, क्योंकि यहाँ से पेपर में पक्का सवाल बनता है, एक सवाल बनने के चांस रहते हैं कि यहाँ से एक सवाल आ जाए। ठीक है, पहली बात, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे पास, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पड़ता है? नैनीताल और चंपावत दोनों में पड़ता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये चर्चा में क्यों आया ये भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये भी बताऊंगा क्यों आया चर्चाओं में। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य ये नैनीताल और चंपावत में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 37 बाघ रहते हैं इसमें, इसको छोड़ दो। अभ्यारण्य 2012 में बनाता है, 2012 में बना था नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य, 2012 में घोषित करा गया था। चर्चाओं में क्यों आया? जैव विविधता गैलरी बनाई गई यहाँ पे हमारे पास, यहाँ जैव विविधता गैलरी बनाई गई नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य में, पूछ सकता है। हाल ही में जैव विविधता गैलरी कहाँ बनाई गई है? नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य में। ये है कहाँ? ये नैनीताल और चंपावत में पड़ता है। याद रखना 2012 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। समझ में आया? उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क है, याद रखनी है आपको बात। जब इसका जिक्र आ ही गया तो मैं 6 के 6 नेशनल पार्क एक साथ आपको रिवीजन करवा देता हूँ। कार्बेट नेशनल पार्क हमारे पास ये पूरे नैनीताल में पड़ता है, 1936 में ये बना था हमारे पास। ये 1 अप्रैल 1973 को यहाँ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसको कार्बेट नेशनल पार्क को, सबसे बड़ा है ना उत्तराखंड का, है भारत का पहला भी है, एशिया का है। समझ में आया नहीं? भारत का तो है ही, एशिया का भी सबसे पहला नेशनल पार्क है पूरे एशिया का। 55-56 देश आते हैं, 55-56 देशों के टोटल मिला के लगभग, उनमें सबसे पहला नेशनल पार्क है ये। इसको हेली नेशनल पार्क कहते थे पहले। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित करा गया था। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये 1981 में बना, क्योंकि इसके सन पूछे जाते हैं, कौन से सन में बना, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। वो मैंने सामने नीचे लिख दिए, एक साथ इतने से एरिया में एक साथ रिवीजन हो जाएंगे। जब आप किताब में पढ़ते हैं बहुत सारा फैक्ट होता है, तो फिर जैसे आप एक पढ़ते हैं तो दूसरे वाला गायब हो जाता है। इसलिए इसी को तो शॉर्ट नोट्स कहते हैं। एक साथ आप कई सारे फैक्ट रिवीजन कर लोगे और इसको कई बार इस प्रोसेस से गुजरोगे तो याद हो जाता है कि गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य 1981 हमारे पास, नंदा देवी नेशनल पार्क 1982, फूलों की घाटी 1982 पता ही होगा तुमको। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा, 472 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैंने इसी एरिया को इसको ध्यान में रखते हुए अपन नोट्स बनाया, करंट टेबल का नोट्स बनाया। राजाजी नेशनल पार्क है हमारे पास, ये 1983 में बना था। गंगोत्री नेशनल पार्क ये 1989 में बना था, सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क है। सारे नेशनल पार्क एक साथ रिवीजन हो गए, कौन से सन में बना वो भी बता दिया। कौन सा सबसे छोटा देख लो दोबारा, 472 किलोमीटर का इसका एरिया है। नाम है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, 1981 हमारे पास। सबसे बड़ा पूछे हमारे पास गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये कब बना था? 1989 में बना था। 2390 किलोमीटर का इसका एरिया है। आप समझ रहे हो? पेपर में तो एक आया था, सिर्फ अभी करंट अफेयर में एक चर्चा में आया था, जैव विविधता गैलरी कहाँ बनाई गई है? ये नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य में बनाई गई है, जो नैनीताल और चंपावत में पड़ता है। तो मैंने वो भी डाल दिया, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे मैंने वो बता दिया आपको, ताकि आपका ही रिवीजन हो जाए, ताकि आप करंट अफेयर का नोट आपको रद्दी ना दिखाई दे। समझ में आया? ठीक, इसी को तो बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। 5 एक तो आदमी को यार आलस नहीं होना चाहिए लिखने का। मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों को आलस बहुत है लिखने का, लेटे जा रहे, एनर्जी गायब हो जा रही, मर गए। गोविंद वन्यजीव विहार हमारे पास 1955 में बना था, उत्तरकाशी में है, साइड में लिखा हुआ बॉक्स में। मंसूरी वन्यजीव विहार हमारे पास, ये 11 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया टोटल इसका, ये विहार है हमारे पास। ये विहार किसको बोलते हैं? वन में रहने वाले जीवों का स्थान। विहार क्या होता है? विहार स्थान को बोलते हैं। समझ में आया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी एक स्थान, अल्लीय। समझ में आया बात? अल्लीय क्या होता है? स्थान रहने का, किसका? जानवर का, जहां जानवर बिना भय के रह सकता है, डर के, बिना भय के, बिना डर के रह सकता है। चले 90 नंबर का मेरे को डर है ना। हाँ बोलो। ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये छोकरियाँ क्या बोल रही है? ये फूलों की घाटी है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा तो सर फूलों की घाटी पढ़ा था हमने तो। फूलों की घाटी है सबसे छोटा? हाँ जी, फूलों की घाटी है, चेक कर लेना है एक बार यार, हो सकता है मेरे से गलती हो गई है। फूलों की घाटी है सर, सबसे फूलों की घाटी सबसे छोटा। एक बार चेक कर लेना, बता देना मेरे को, ठीक है? सही कर लेना, फिर इसको तीर के चिन्ह को ना फूलों की घाटी पे लेके चले जाना, ठीक है? एक बार देख लेना, हो जाती है बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी मिस्टेक।
7 8 8 हो गया ना। आठ हो गया ना। हाँ जी सर। बस 2-3 पेज और, फिर तुम खुश रहो, ठीक है, और हंसते रहा करो। पांचवें नंबर पेज नंबर 9 पे चले जाओ। अब हम संरक्षित अक्षेत्र देखेंगे। संरक्षित आरक्षित अक्षेत्र हमारा प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है, किसके लिए? पेड़ पौधों के और जंतुओं के लिए, ठीक है, संरक्षित एरिया। अच्छा, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित अक्षेत्र ये कौन सा है हमारे पास? ये कब बना? 2005 में। मेरे को डर ही सन ना पूछ ले, इसे मैंने 2005 लिख दिया। यही पूछेगा आपसे, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित अक्षेत्र ये कब घोषित किया गया था? 2005 में। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन ये 2015 में। इसलिए लिखा मैंने आपको, क्योंकि बहुत फैक्चुअल है, मैंने फैक्चुअल के हिसाब से बनाया आपका। तो ये पढ़ के जाना, बार बार पढ़ना इसको। पेपर 5 7 10 दिन तो रह गए पेपर के, ठीक है। गोविंद कितने दिन आगे पेपर के भाई? कितने दिन आगे पेपर के सर 8 दिन। 8 दिन आगे। चलो, अस्कोट वन्यजीव कस्तूरी मर्ग अभ्यारण्य हमारे पास ये 1986 में बना, पिथौरागढ़ में है। एक और रहेगा हमारे पास गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान हमारे पास, ये 1985 में बना। 85 95 देख एक बार चेक कर लेना, इसको बता देना मेरे को। 85 95 है? 95 है सर। 95 है, ठीक। उसके बाद आ जाओ हमारे पास टाइगर वॉच योजना, ये कब चलाई गई? 1991-92 में टाइगर वॉच योजना हमारे पास। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट हमारे पास 2009 में। ये सारे सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा है और भूलने के चांस ज्यादा है। जब कल को सुबह को उठो, इसको रिवीजन कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आया कि कौन सा कब चलाया गया? लास्ट टाइम पे ऐसे ही होता है जाते जाते। राजाजी टाइगर रिजर्व हमारे पास कलेसर राष्ट्रीय उद्यान वाली, हाँ ये भी देख लो। राजाजी टाइगर रिजर्व, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, शिवालिक रेंज, एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा बना है अभी एक, गणेशपुर से लेकर डाटकाली तक। जब आप दूसरे रास्ते से देहरादून जाओगे ना, इधर भगवानपुर से हमारे यहाँ को रोड को होते हुए, इधर भगवानपुर रुड़की को होते हुए, जो नया मोदी जी ने भी उद्घाटन करा था वो वाला हाईवे, उसी में पड़ता है। बहुत लंबा कॉरिडोर है, जानवरों का आने का रास्ता है बहुत लंबा, उसी को बीच से काट के रास्ता बनाया गया है। समझ में आया? अभी वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, नील गाय आई रास्ते में, धड़ाम से पूरी कार पलट गई। जो व्यक्ति था, एक व्यक्ति की मौत हो गई उसमें, उसके बीवी और बच्चे तो बच गए, वो व्यक्ति मर गया जो गाड़ी चला रहा था। समझ, उसी कॉरिडोर की बात है अभी कुछ दिन पहले की। समझ में आया? ये बहुत लंबा कॉरिडोर है, गणेशपुर से लेकर कहाँ तक? डाटकाली तक, 12 किलोमीटर का। चलो 7वें नंबर का स्लूट डूंगरा हमारे पास, ये बैसाखी पर्व है हमारे पास। ये कहाँ मनाया जाता है? स्लूट डूंगरा हमारे पास ये जोशीमठ के अंदर, चमोली के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। 26 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक। पूजा होती है यहाँ पे भूमियाल देवता की, अगर पूछा जा सकता है। सलूट डूंगरा बैसाखी पर्व है, जोशीमठ के अंदर, चमोली के अंदर मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया गया है। समझ में आया? और अभी हम एक काम करते हैं, और भी उत्सव देख लेते हैं। जैसे रम्माण उत्सव मनाया जाता है हमारे पास, 2 अक्टूबर 2009 को उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल करा गया था। रम्माण उत्सव मनाया जाता है हमारे पास, रम्माण उत्सव भी तो बनता है यहीं पे। तो 2 अक्टूबर 2009 को उसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया था, 2009 में से रम्माण उत्सव को। एक और हमारे पास कंडाली उत्सव, पिथौरागढ़ में बनता है, 12 वर्ष के अंतराल पर बनता है। उसके बाद हिज यात्रा हमारे पास उत्सव हमारे पास, ये तो तुमको पता ही होगा, चाराबाई कर्तकों के लिए, क्योंकि एक चर्चाओं में आता स्लूट डूंगरा बैसाखी पर्व, ठीक है। मैंने उसके आसपास के सारे लिख दिए ताकि भाई का मेरी रिविजन हो जाए। जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही थी, इनसे बार बार सवाल बनते हैं, तो इसको पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। इसमें जो हिज यात्रा होती है, इसमें स्वांग नृत्य होता है, स्वांग नृत्य पूछ सकता है तुमसे, ठीक। चाराबार कर्तकों का उत्सव है हमारे पास, ये पिथौरागढ़ के सोरा घाटी है ना, और वर्षा ऋतु के दौरान धान रोपाई के समय मनाया जाता है। धान रोपाई के समय कौन सा? हिज यात्रा, ठीक है। उसके बाद एक और बताता हूं तुमको, नोटा कोथिक उत्सव हमारे पास, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध उत्सव, यह मेला भी है हमारे पास। ये मेला भी कहते हैं इसको, नोटा कोथिक उत्सव हमारे पास, कोथिक उत्सव। ये चमोली क्षेत्र के आदि बद्री में नोटा कोथिक हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, मैंने लिख दिया है। समझ में आया? सुरकंडा उत्सव हमारे पास ये टिहरी में बनता है। आगे चलते हैं।
एक मेरे को ना मुझे डर लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेले से सवाल पूछ लेगा, ऐसे कर लेगा 4 मेले का नाम दे देगा, उनके स्टेट का नाम पूछ लेगा कि मैच करके बताओ ये कहाँ मिलता है। तो मैंने ना एक मैप बनाया और उसमें जो खास खास मेले हैं वो सारे मेले मैंने वहाँ पे लिख दिए, तो आप उनको याद कर लोगे। राज्य के कुछ मेले हैं जैसे में उत्तरकाशी के मेले हैं, ये आपके लिए मैंने थोड़ी सी सुविधा कर दी। अगर इतने याद कर लोगे ना तो आपका वो जो है ऑप्शन कट जाएगा, पहचान लोगे इतने से, इतना बहुत है। इतने मेले जैसे उत्तरकाशी के मैंने 4-5 मेले लिखे हैं, देखो पहले नंबर बिस्सू मेला लगता है यहाँ पे, खरसाली मेला, कंडक मेला लगता है, सेलूक मेला लगता है हमारे पास यहाँ पे, बोगनाग मेला लगता है। छठे नंबर पे चले जाओ हमारे पास माघ मेला लगता है। उसके बाद 6 मेले हैं मैंने जो उत्तरकाशी के हैं, वो उत्तरकाशी में मैप में सजा दिए मैंने, तमीज से पढ़ लेना बार बार कौन सा मेला कहाँ लगता है, मैच करवाएगा। अब तुम पेपर पढ़ने जा रहे हो करंट अफेयर में, सोचा तो तुम अलग से तो नहीं पढ़ोगे, तुम्हें सोचा यहीं का यहीं डाल दो उसको फटाफट, उत्सव भी आए और मेले भी आए, तो तुम उसको ध्यान से पढ़ोगे बार बार और तुम्हारा ऑप्शन तेजी के साथ कट जाएगा। समय कम है तुम्हारे पास, इसलिए मैंने यहीं का यहीं डाल दिया तुम्हारी सुविधा के लिए। चमोली के जो कुछ मेले हैं देखो हमारे पास, बसंत बुरांत मेला हमारे पास, जैसे बड़ा हाट मेला, तो कुछ फैक्ट भी लिखे हुए हमारे पास। 8 दिन का मेला होता है जो हमारे पास बड़ा हाट का थोल भी कहते हैं, माघ मेला को हमारे पास ये 8 दिन का होता है, 14 जनवरी से शुरू होता है, ठीक है। जैसे अब चमोली के मेले लिखे हुए, बसंत बुरांस मेला हमारे पास, तिमुंडिया मेला हमारे पास, ये तिमुंडिया मेला जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में लगता है हमारे पास ये। उसके बाद काश्तकार मेला लगता है हमारे पास यहाँ यही चमोली के अंदर, गोचर मेला लगता है, जेठ पूजे मेला लगता है, भोटे जनजाति के लोगों के द्वारा लगाया जाता है, 5वें नंबर का है। 6ठे नंबर का देखो हरियाली पूड़ा मेला कर्णप्रयाग चमोली के अंदर लगता है, ये भी। आवाज आ रही है? क्यों लिखे हैं? जी सर। इसीलिए लिखे ताकि आपको, मैंने क्या कहा था, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जाते जाते भी बता दूंगा, तो उसको बार बार पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अगर आप इतने पढ़ लोगे ना इतने मेले, तो आपको ऑप्शन कट जाएगा। देखते, अच्छा ये सर ने बताया था उत्तरकाशी के वहां लिखवाए थे, चमोली के वहां लिखवाए थे 5-6, और इधर जो हमारे पास रुद्रप्रयाग का लिखवाया था एक, ऐसे करके। एक बागेश्वर देखो उत्तरायणी मेला तो बहुत फेमस है, दूधिया बेयार भी बोलते हैं इसको। 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत यही होता उत्तरायणी के अंदर हमारे पास है। उसके बाद रुद्रप्रयाग का देखो अन्नकूट मेला लगता है रुद्रप्रयाग में। देखो हमारे पास यहाँ भुवनेश्वरी का मेला लगता है हमारे पास, यहाँ इसमें टिहरी में, हमारे पास पौड़ी में लगता है। गेंदा कोसिक मेला लगता है 2019 में, राज्य मेला घोषित टिहरी में लगता है ना। भुवनेश्वरी मेला टिहरी, हाँ भुवनेश्वरी मेला टिहरी में है शायद। ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर की न्यूज पे जाओ तो पढ़ लोगे इस तरह करके मेले, जो 2-4 लगे ना तुम्हारे, इसको तो प्रिंट करवाओगे ही, तो 2-4 जो मेले और लगे ना इंपोर्टेंट से, तो मैप तो मैंने बनाई रखा, उसको वहीं लिख देना, समझ में आया? तो सारे मेले एक साथ रिवीजन होंगे जब करंट अफेयर रट्टा मारोगे, नहीं तो कहाँ ढूंढते फिरोगे उसको। ये यही है जो पेपर में आ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। 8वें नंबर का दो, प्रोफेसर शिवेंद्र कुमार कश्यप गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। पूछ सकता है तुमको, वाइस चांसलर बोलते हैं इनको, चांसलर। प्रोफेसर कुलपति किसको बनाया गया हमारे पास? प्रोफेसर शिवेंद्र कुमार कश्यप को गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। अब जो गोविंद वल्लभ पंत, इनके बारे में कुछ खास बात है, इनको हिमालय पुत्र भी कहते हैं, पूछ लिया जाता है, पता ही होगा आपको, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे होगे तुम, कि गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र के नाम से जानते हैं। प्रेम सभा की स्थापना 1914 में काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत ने करी थी, ये भी सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। सारे इंपोर्टेंट चीज मैंने उससे रिलेटेड में रख दी। 1957 में भारत रत्न मिला था गोविंद वल्लभ पंत को, याद रखना है। उसके बाद 10 सितंबर 2016 से उत्तराखंड गौरव सम्मान दिवस के रूप, 10 सितंबर जब इनका जो जन्मदिन है 10 सितंबर को हुआ था, 10 सितंबर को, तो 2016 से इनके जन्मदिन को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं 10 सितंबर को, समझ रहे हो? ये गोविंद वल्लभ पंत के बारे में कुछ खास फैक्ट थे, मेरे को लग रहा था कि पेपर में आ सकते हैं, तो मैंने वहीं के वहीं बता दिए। इसलिए ये करंट अफेयर का नहीं रहा, तुमको लगने लगा कि दोबारा उत्तराखंड पढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि वो जो उससे रिलेट करता था मैंने वहीं डाल दिया, समझ में आया? एक के साथ 10 फैक्ट नहीं याद हो जाए आपको, सही किया ना? छा गया सर। क्या छाला दो? पढ़ लो, छाएगा अरे तो छा गए क्या सर, आप भी छा गए बोल रहे हो। उत्तर जनगण, आप देखो तो इसमें मेहनत कितनी करी जा रही है, मुझे आलस नहीं है बिल्कुल भी इसका। अब देखो मैं कल को आपको वो पढ़ा दूंगा, क्या कहते हैं उसको, बजट, पता भी नहीं चलेगा आपको 1.5-2 घंटे में कैसे निपट जाएगा। समझ में आया नहीं बात यार? तो आलस मत दिखा, पढ़ा करो जितना भी टाइम मिले, कुछ नहीं है पढ़ाई, आज नहीं तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। क्या करोगे घर बैठ के? जानवर बनने से बढ़िया कुछ सीखा जाए। जनगणना 2027 का शुभांकर हमारे पास, इसका मस्कोट देख लो क्या है, शुभांकर
जो जनगणना हो रही 2027 की, पता है कौन से नंबर की जनगणना है? 15वीं या 16वीं या 8वीं? कौन बताएगा? जो अभी जनगणना हो रही है ये कौन से नंबर की जनगणना है? 16वीं? कौन बोला 16वीं 15वीं या 8वीं? 16। शर्म करो नहीं तो तुम डूब मरो। चैट जीपीटी खोल लिया उन्होंने। कौन से नंबर की जनगणना है? अगर आजादी के बाद पूछे तो 8वीं, पैसे तो कौन सी, नहीं तो 15वीं 16वीं, 15वीं हो गया 16वीं हो गई, 16वीं होगी शायद। चलो उसका अगर पूछे तुम 16वें नंबर की, अंकित विक्की 16वें नंबर की जनगणना है, शाबाश वेरी गुड। अगर इसका शुभंकर पूछे तो क्या है? प्रगति, प्रगति नहीं है, प्रगति है, प्रगति और विकास हमारे पास, समझ में आया? तो ये अरे यार तो बैटरी डाउन, आवाज आ रही मेरी साफ? हाँ जी। बस 2 पेज और रह गए, तुम जाओ फिर खाना खाओ सो जाओ, ठीक। ब्रांड एम्बेसडर हमारे पास अगर पूछा जाए सुदर्शन पाठक, रट्टा मान लो पेपर में पूछा जाएगा पक्का कि जो जनगणना हो रही, जनगणना 2 चरणों में होगी, एक अप्रैल 2027 में शुरू होगी। ये अभी तो हम लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट वाली जनगणना है अभी। उसके बाद जो दूसरी असली जो काउंटिंग होगी लोगों की, समझ में आया, वो 2027 में होगी 1 अप्रैल से, समझ में आया। अब इसका पहला फेज स्टार्ट हो रहा हुआ जनगणना का, ये मैं कल भी पढ़ा दूंगा तुमको, जिसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो। जनगणना के आयुक्त का नाम पूछा जा सकता है तुमके, जनगणना आयुक्त मृत्युजन कुमार नारायण हमारे पास, इनके आयुक्त का नाम होता है। प्रथम चरण इसका हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना हमारे पास, समझ में आया। हम खुद ही जनगणना कर रहे हैं, देखा तुमने वेबसाइट भी चलाई थी, पटवारियों को काम सौंप दिया गया इसका, सरकारी टीचरों को लगा दिया गया काम पे, करो जनगणना। कुल टोटल अगर पूछे तुमसे टोटल कितने % पूछे जा रहे हैं जनगणना में? 33%, ये भी % पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। चलो दूसरा चरण कब स्टार्ट होगा? पेज नंबर 11 पे जाओ। दूसरा चरण स्टार्ट होगा 1 फरवरी 2027 से, मार्च बोल रहा था मैं, 1 फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा। एक्ट सेंसस एक्ट है हमारे पास 1948 का, अगर पूछा जा सकता है कौन सा अधिनियम है हमारे पास? 1948 का नियम है, जनगणना अधिनियम हमारे पास 1948। सबगणना है तो पोर्टल बनाया गया हमने, ये वेबसाइट का नाम भी पेपर में पूछा जा सकता है, अच्छी तरह देख लो उसका नाम कि कौन सी वेबसाइट है, वो उल्टा सीधा करके लिख देगा फिर पेपर में, se.census.gov.in, याद रखना बात, ठीक। बजट है हमारे पास इसका जनगणना का 11,718 करोड़ रुपए, बजट भी पूछा जा सकता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना 1872 में, लार्ड मेयो के काल में, परीक्षावाणी में पढ़ते पढ़ते मर गए तुम इसको। विधिवत जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन के काल में, ये 15वीं जनगणना थी, ठीक, 2011 में जो हुई थी। अब जो हो रही है 16वीं जनगणना, समझे, जैसे अंकित भाई ने बताया था थोड़ी पहले, समझ में आ रही? बोल जाओ यार, इसलिए मैं पढ़ाने का मन नहीं करता तुमको, बोलते ही नहीं। सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2026 कितने लोग शिक्षकों को मिला? 19 को। 19 का नाम रट मत जाना, रट्टा भी मारोगे एनर्जी खराब हो जाएगी। अगर पूछ लेगा ना किसी का, तुमसे नहीं आता किसी को नहीं आता होगा, 19 का नाम याद हो रहा है किसी को? और एक आधा बच्चा मिल गया 19 के 19 नाम याद आते मेरे, उसका नंबर ही नहीं आएगा कभी। इतना तक एग्जामिनर को पता कौन सा क्वेश्चन डाला पेपर में, अगले साल और बदल जाएंगे। तो देख बस वो नंबर पूछेगा, तो उसको पता है पेपर में क्या पूछना। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2026 में आदि गौरव सम्मान किसको मिला? रिंकू राणा दर्शन लाल। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2026 में आदि गौरव सम्मान किसको मिला? रिंकू राणा और दर्शन लाल को। रुद्रप्रयाग में गर्भवती महिला के लिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर कोई गर्भवती महिला होगी, ठीक है, और उसका स्वास्थ्य हो गया खराब, तो उसके लिए एक हेलीकॉप्टर सेवा स्टार्ट की है रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। ये अच्छी पहल कह सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस एरिया में कितने लोग रहते हैं? ज़्यादा लोग तो रहते नहीं होंगे पहाड़ों पे। और आपको लगता है कि किसी को जो पहाड़ पे 1-2 घर होगा वह हेलीकॉप्टर पहुंचा देंगे? लगता है आपको?
नाटकबाजी चल रही इनकी बस, और कुछ नहीं है। पन्नों में लिखने में क्या जा रहा है सर? हाँ ये भी बात सही है। अब देखो इसका अभियान का नाम, अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व हमारा हमारा वादा, ये बोल रहा है इन्होंने। और बस सामने जो ऑडियंस बैठी हुई जिसको 500 रुपये दे के लाए वो तालियां बजा रही, वाओ। समझ में आया नहीं? आधी तो हमारे गांव में से ले गए थे सच में ही, वे बेचारे नारे नहीं लगा रही, उनके 200 रुपये काट लिए। उत्तराखंड में सावित्रीबाई फुले शिक्षक सम्मान किसको मिला? शिखा भोज, प्रियंका बिष्ट, ज्योति सतवाल को। हमारे पास पूछ जा सकता है इनका भी, तीनों का नाम याद कर लेना। चिपको आंदोलन महोत्सव के दौरान गोरा देवी सम्मान किसको मिला? 6 व्यक्ति को मिला। ठीक है, 15वें नंबर पर आ जाओ हमारे पास, भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 रूपाली वशिष्ठ को पुस्तक लाखा मंडल लिखी इन्होंने, रूपाली वशिष्ठ ने पुस्तक लिखी लाखा मंडल, उसके लिए सम्मान मिला भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026। ठीक है, नीति आयोग और डिजिटल इंडिया की पहल है, उनके द्वारा दिया गया। चलो 16 नंबर की न्यूज पे जाओ, राजी भाषी एवं संस्कृति, राजी भाषा एवं संस्कृति, अच्छा, डॉक्टर शोभाराम शर्मा, ये एक पुस्तक लिखी राजी भाषा एवं संस्कृति डॉक्टर शोभाराम शर्मा के द्वारा, ये नाम पूछा जा सकता है तुमसे। एएसआई द्वारा हाल ही में उत्तराखंड की 11वीं-12वीं शताब्दी में निर्मित किन मंदिर समूह को पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के जीर्णोद्धार के लिए? मनियाल मंदिर समूह द्वारहाट में पड़ता है। समझ में आया? इनका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा, 11वीं-12वीं शताब्दी के हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे द्वारा हाल ही में। ठीक है, इनका पुनर्निर्माण की ठेका ले लिया गया है। एक और आ जाओ हमारे पास, पेज नंबर 12 पे आ गया ना? यस सर। 18वें नंबर पे, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा 213 किलोमीटर का है, 11,993 करोड़ रुपए बनने लगे इसको बनाने में, जो मोदी जी आए थे उद्घाटन करने 14 अप्रैल के आसपास आए थे ना। और क्या है कि देहरादून से दिल्ली जाने में कितने घंटे लगते हैं? कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे, 2.5 घंटे? 2 घंटे लगते हैं। 5 घंटे। देहरादून से दिल्ली जाने में लगते हैं 2 घंटे, और देहरादून से बाहर निकलने में लगते हैं 3 घंटे। मैं कल परसों आया देहरादून से। सच्ची बता रही, तेरा जाम लगता है? सर FIR हो हमरे पे। नहीं, मैं तो वो तो वहां तो वैसे ही चला गया, खाना थोड़ा बीच में रेस्ट मिला तो बस खाना वाना खाने चला गया। वहां सस्ता मिलता है, 100 रुपए की प्लेट है, मतलब वहां खाना अच्छा है, वैसे ही चला गया घूमने। एशिया का सबसे लंबा आर्थिक गलियारा 6 लाइन एक्सप्रेस से बनाया गया है, इसको छोड़ दो। 19वें नंबर पर ग्रीन कार्ड सिस्टम 19 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए वाणिज्यिक यात्री वाहनों हेतु लागू किया गया है। तो ग्रीन कार्ड सिस्टम पूछा जा सकता है किसके लिए? 4 धाम यात्रियों के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम पूछा जा सकता है तुमसे, 19 अप्रैल से जो यात्रा शुरू हुई थी। सेकंड चांस, अच्छा, एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है ये। ठीक है, जैसे हर्षिता कोहली का नाम मैंने तुमको बताया, तो इंस्टाग्राम चलती है, उसने DFO डायरीज करके एक मूवी बनाई थी, बहुत अच्छी मूवी बना रखी है उसने, वो एक्टिंग बड़ी जबरदस्त थी, जैसे तुषार कपूर ने उसको अवार्ड दिया। ठीक है, तो इसी तरह यार सेकंड चांस करके इन्होंने एक वो बनाई डॉक्यूमेंट्री, नाम इनका सुद्धोबाला, जेल पर आधारित है। पूछा जा सकता है जो डॉक्यूमेंट्री है सेकंड चांस, डॉक्यूमेंट्री का नाम है सेकंड चांस, ये इसका आधार क्या है, किस पे बनाई गई है? ठीक है, सुद्धोबाला जेल पर आधारित है, देहरादून के अंदर। समझ में आई बात यार? उस पर बनाई गई है। तो ये पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लेता है उठपटांग क्वेश्चन। ललित मोहन जोशी 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड मिला ललित मोहन जोशी को। 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2026 किसको मिला? ललित मोहन जोशी को। कौन है? सोशल एक्टिविस्ट है हमारे पास, ही सामाजिक कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाया इन्होंने। ठीक है, चलिए, देश का पहला फ्लोटिंग रेल जल जंक्शन उत्तराखंड में बनने जा रहा है। कहां से कब तक, कहां से कहां तक भाई? ये भी देख लो हमारे पास, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक। ठीक, 82 और देवप्रयाग के बीच में बनेगा, 82 और देवप्रयाग के बीच में 125 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 22वें नंबर का जो पॉइंट है हमारे पास, ये पूछ लेगा तुमसे, देश का पहला फ्लोटिंग रेल जंक्शन। फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला, ऐसा जंक्शन बनेगा जो ऊपर तैर रहा है। समझ में? तैरने का मतलब ये नहीं है कि काफी ऊपर है, मतलब ऊंचाई पे है ज्यादा। फ्लोटिंग रेल जंक्शन उत्तराखंड में बनने जा रहा है, ऋषिकेश प्रयाग के बीच में, 82 और देवप्रयाग के बीच में, 125 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है।
23वें नंबर पे जाओ, ऑल स्टेट आरए रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? इसको जीता सादमान। ये कहाँ के हैं? देहरादून के। ठीक है, तो जब एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ ना तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आप लगाओ तो एमसीक्यू क्वेश्चन मार्च के डाल के, आपको लगेगा हमें कुछ सच में कुछ पढ़ा है हमने। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेना, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन, फिर दिमाग बन जाएगा, अच्छा ये तो पढ़ा था, ये तो वहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, और बुद्धि थोड़ा खोल के लगाना, दिमाग खोल के अच्छी तरह। एक और है हमारे पास, आ जाओ। SHE फॉर द स्टेम कार्यक्रम का आयोजन चंपावत में हुआ। उद्देश्य क्या है? युवा और छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना। ये पूछा जा सकता है कौन सा कार्यक्रम कहाँ किया गया। समझ में आया? SHE फॉर स्टेम हमारे पास ये कार्यक्रम है, ये कहाँ किया गया? चंपावत में। ठीक है, क्या है? युवाओं में साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया है। कहाँ पे? चंपावत में। आपदा प्रबंधन दिवस हमारे पास 28 नवंबर को मनाया जाएगा, ये घोषणा हो गई है। क्योंकि देखो 28 नवंबर को इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाएगा? 28 नवंबर से मनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो तुमको याद है 2023 में जो 41 मजदूर फंस गए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी लगा के निकाला गया था सिलकियारा सुरंग से में, वो 28 नवंबर की घटना है, जब आप अपने घर में दिवाली पे पटाखे पटका रहे थे और फिर आपको अफसोस हो रहा था। समझ में आया कि 41 मजदूर फंस गए? पता है क्या आपको? पता ही होगा यार। समझ में आया? तो ये उसी डेट को हमने क्या किया, 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस घोषित कर दिया। खत्म? यही था क्या? इतना ही था बस। देखो इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं तुमको, मैंने तुम्हारे लिए हिंदी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिए। दिखाऊं तुमको? हिंदी के दिखाता हूं तुमको, मतलब जो ऊट पटांग क्वेश्चन होते हैं, बाकी वे तो सब पढ़ते ही, जो सब पढ़ाते हैं टीचर। ऐसे करके मैंने हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले तुम्हारे लिए। 20 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। समझ रहे हो? भेज दूंगा मैं, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, आज रात को और लिखूंगा बहुत सारा। अब बताओ भाई, ठीक कितना टाइम लगा हमको? 1 घंटा 40 मिनट, बाकी इसमें से 10-15 मिनट और घटा दो स्टार्टिंग। और जीएस के भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता ही दूंगा। समझ में आया? तो कल हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर। पहले बजट पढ़ाएंगे आपको, इकोनॉमिक बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंपॉर्टेंट स्कीम जो 2000 चर्चा में रही, 2026 में चर्चाओं में रही। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से सवाल बन सकते हैं, मेरे को लगता है। समझ में आया? कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दे दिए, कुछ एक्ट दे दिए। ठीक है, बस ऐसे ही आ जाता है नंबर। ध्यान से बस पढ़ लेना। समझ में? इसको छोड़कर जाओगे तो बड़ा पछताओगे। ठीक है, चले आज के एपिसोड में तने रखे। अब आपकी हमारी मुलाकात कब होगी? कल होगी, जब हम और इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर डिस्कस कर रहे हो। सारा बताऊंगा तुमको कौन कौन सा पढ़ना। अभी टेंशन में तो अभी जितना पढ़ो उसको, और जो पढ़ो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के पढ़ो, मतलब एकदम सारा नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। अब लगे देखो आएगा ऐसा सवाल, नहीं आएगा, क्यों पढ़ रहे हो? आगे बढ़ो। दिमाग में जो पेपर देने जाओ 14 जून के इसमें सवाल आएगा, नहीं आएगा, आगे बढ़ो। 14 जून को इसमें सवाल आ सकता है, नहीं आएगा, आगे बढ़ो। और ऐसे ऐसे करते किताब बंद करके सो जाओ बस। चलो ठीक है। आभार सर, आभार।